अब जो हमारा टॉपिक बचे उसमें बेसिकली ऐसा है कि लीज और लाइसेंस का डिफरेंस पूछ लेंगे, मॉर्टगेज और चार्ज का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंसेस आपका एक 6th क्वेश्चन होता है जो ऑप्शनल होता है कि या तो आप डिफरेंसेस लो या उसके जस्ट नीचे जो 6A और 6B, मतलब 6A का 1 और 2, ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो आपके हाथ में कि आपको डिफरेंसेस लेना है कि आपको प्रॉपर आंसर्स लिखना है। उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ बेटर है, आपकी राइटिंग स्किल्स डिफरेंसेस में बेटर है कि इसमें। डिफरेंसेस भी 3 मार्क्स ईच रहते हैं, ठीक है। तो हमको पता है लीज क्या होता है, हमको पता है मॉर्टगेज क्या होता है, हमको पता है कि एक्शनेबल क्लेम, चलो मैं बता दूंगी, और चार्ज क्या होता है। ये सब हमको चारों चीजें एटलीस्ट मीनिंग में पता है। तो हम पढ़ने का पैटर्न ये रखेंगे कि हम डायरेक्टली आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े कि व्हाट वी हैव टू राइट। जब पता है कि लीज यानी कुछ टाइम के लिए आपको एंजॉयमेंट करने के लिए एक राइट या इंटरेस्ट मिलता है एक प्रॉपर्टी में, आप उसे सबलेट कर सकते हो कि नहीं, तो हमको ये सब पता है। हमने टीपी एक्ट में डिस्कस किया, हमने मॉर्टगेज भी डिस्कस किया, तो हमें सिर्फ आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स याद करने हैं कि हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो आ जाओ लीज पे। आ गए, चलो। पहला है मीनिंग और नेचर ऑफ लीज। तो लीज क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉयमेंट। हमें वर्ड क्या याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी। जहां इंटरेस्ट वर्ड है वहां इंटरेस्ट लिखना है, जहां राइट वर्ड है वहां राइट लिखना है। सबको पता है ना कि अगर ए है और बी है, ए ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज पे दी है बी को, तो बी के पास राइट है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी में कैसे भी करके वो एंजॉयमेंट कर सकता है। इसके ईयर टू ईयर होती है, मंथ टू मंथ होती है लीज, वैसे टाइप में जिस भी टाइप में आपने इसको दिया है, इसके पास राइट है कि वो इस मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे भी एंजॉय कर सकता है। तो हमने क्या वर्ड याद रखना है, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। सिंस इट इज अ ट्रांसफर टू एंजॉय एंड यूज द प्रॉपर्टी, पोजेशन इज ऑलवेज गिवन टू द ट्रांसफरी। लीज में क्या हो जाता है, पोजेशन चला जाता है, ठीक है, सामने वाले के पास। मॉर्टगेज में पोजेशन नहीं जाता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ वो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू यूज अ प्रॉपर्टी या टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी। दूसरा है पोजेशन इज ऑलवेज गिवन टू ट्रांसफरी। द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी मेड फॉर अ सर्टेन पीरियड। थर्ड पॉइंट क्या है कि कुछ पीरियड के लिए ही लीज होता है, हमेशा के लिए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो पहला राइट टू एंजॉय, दूसरा पोजेशन और तीसरा सर्टेन पीरियड। तुमको चाहिए तो तुम साइड में लिख लो, एंजॉय, पोजेशन और थर्ड सर्टेन पीरियड। ये हो गया मीनिंग ऑफ लीज, ठीक है। एग्जाम्पल में भी यू में गिव अ लीज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर डेफिनेट नंबर ऑफ इयर्स और फॉर लाइफ और इवन परमानेंटली, ठीक है। लीज परमानेंटली पे भी जा सकती कि आप मंथली हमें देते रहो, रख लो प्रॉपर्टी, लेकिन लीज पे, और उसका जब भी आपने एक टाइम पीरियड रखा होगा उसमें आपको रिन्यू करा लेना है उसको। जल्दी आओ। असेंशियल्स क्या है, देखो असेंशियल्स वही है, राइट टू एंजॉय, ठीक है, सच ट्रांसफर सर्टेन टाइम के लिए, परपेचुटी के लिए। फिर कंसिडरेशन विच इज ईदर प्रीमियम और रेंट और बोथ। तो लीज में प्रीमियम भी होता है, फी नहीं होती लीज में कभी, इसलिए वर्ड प्रीमियम हो रहा है। लीज प्रॉपर्टी भी देते तो फी नहीं लेते हम प्रीमियम लेते हैं या रेंट लेते हैं या दोनों लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ट्रांसफरी। ये हो गया लीज। जो ट्रांसफर करता है, जो ट्रांसफरर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेसर। और जो ट्रांसफरी होता है, जिस जो लीज पे प्रॉपर्टी लेता है, उसको हम बोलते हैं लेसी। नीचे वही लिखा है, ठीक है। द प्राइस इज कॉल्ड प्रीमियम एंड द मनी शेयर, सर्विस और एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू सो रेंडर्ड इज कॉल्ड रेंट। तो जब भी आप लीज पे प्रॉपर्टी देते हो तो पहले आप कुछ चार्ज लेते होगे इनिशियल अमाउंट में, कुछ एडवांस, उसको प्रीमियम बोलते हैं कि ये लीज का प्रॉपर्टी का प्रीमियम अमाउंट तो ये है, बाकी मंथली तो मुझे रेंट देते रहना जितना भी, 10 लाख 1 लाख, ठीक है। चलो, अब जो पार्टीज टू लीज है यानी लेसर और लेसी, वो होने चाहिए कॉम्पिटेंट टू मेक एंड टू टेक द लीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वो लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अब वर्ड आता है लीज एंड लाइसेंस। तो बच्चे व्हाट इज लाइसेंस, परमिशन फॉर, जैसे
ये ड्राइविंग लाइसेंस से मत यूज वो करना, ठीक है। कई बार हम किसी चीज को कोई कोई चीज यूज करने देते हैं, उसका हम लाइसेंस देते हैं आपको। जैसे आप हमारा ब्रांड यूज कर रहे हो तो हम इसका आपको एक लाइसेंस देंगे कि आप हमारा ये ब्रांड यूज कर सकते हो। या फिर बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, एक गार्डन है, वहां बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैंने आपको लाइसेंस दिया हुआ है कि आप मेरे गार्डन में एंटर हो सकते हो और फ्रूट्स ले सकते हो। इसमें आपके पास गार्डन का पोजेशन नहीं है, आपके पास सिर्फ राइट है कि आप आओ गार्डन में खेलो कूदो, फ्रूट्स ले जाने हैं तो ले जाओ। गार्डन का पोजेशन नहीं है, आप आके वहां पे गार्डन में कुछ और चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है लाइसेंस, कि मैंने आपको कोई चीज की जो तुमने वर्ड बोला परमिशन वो सही है, पर ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, मैं कोई चीज की तुम्हें परमिशन दे रही हूँ, ठीक है। लाइसेंस टू यूज समथिंग, लाइसेंस टू यूज माई प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। मैं अगर अपनी बुक यूज करने दे रही हूँ या मैं आपको अपना एसी कुछ टाइम के लिए यूज करने दे रही हूँ, तो मैं आपको लाइसेंस दे रही हूँ कि आप आओ एसी यूज कर सकते हो और फिर आप इसमें कुछ और नहीं कर सकते। जैसे लीज में आपको मैंने पूरी प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया, आप वहां पे बिल्ड कर लो, कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। A lease should be distinguished from license, दोनों चीजें अलग हैं। A license is a right to do or continue to do in or upon immovable property। आपको क्या मिलता है लीज में, लाइसेंस में, राइट, ठीक है, टू डू और कंटिन्यू टू डू इन और अपॉन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रांटर, जो दे रहा है। समथिंग विच वुड बी इन एब्सेंस ऑफ सच राइट बी अनलॉफुल, मतलब कि अगर आपने ये लाइसेंस नहीं लिया है मुझसे तो आप जो काम कर रहे हो वो अनलॉफुल हो जाएगा, ठीक है। A license does not transfer any interest in the property, the licensee has no right to possession। इसमें हम possession नहीं देते हैं तो आपका प्रॉपर्टी में वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। A license can be revoked by the grantor at any time, जब चाहिए उस लाइसेंसर अपनी प्रॉपर्टी, इसलिए वर्ड ये यूज कर रहे हैं ग्रांटर, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी का लाइसेंस आपसे कभी भी रिवोक कर सकता है। Where the lease cannot be revoked, लीज में नोटिस देना पड़ता है आपको, अगर ठीक है, अगर आपको रिवोक करनी है आपको अपनी लीज प्रॉपर्टी तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। ईयर टू ईयर है तो 6 मंथ्स, मंथली है तो 15 days, ऐसे करके। If I sell the fruits of my garden to you, you are given permission or license to enter my garden and take away the fruits, ठीक है। A lease involve a transfer of interest followed by possession of a property for a specific period। लाइसेंस में कुछ नहीं, आपको बस गार्डन आके वो फ्रूट्स आप ले सकते हो, मैंने आपको परमिशन दी कि ओके आप जाओ मेरे फार्म चेक कर सकते हो, लेकिन लीज में आप स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रॉपर्टी देते हो, ठीक है। द रियल टेस्ट इज इंटेंशन ऑफ पार्टीज, कुछ नहीं है, सब पता कैसे चलता है क्या इंटेंशन है पार्टीज का। भाई तुम्हें प्रॉपर्टी देनी है, मैं उसमें कुछ काम कर लूं, कि तुम्हें सिर्फ मुझे कोई चीज की परमिशन देनी है। अब सबको समझ आ जाता है लीज और लाइसेंस क्या है। बच्चे हमें याद क्या करना है कि जो लीज है उसमें आपको कोई राइट उसमें आपको इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मिलता है, ठीक है, और पूरा पोजेशन मिलता है, ठीक है। जो लाइसेंस है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है टू डू समथिंग और कंटिन्यू टू डू समथिंग अपॉन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें पोजेशन आपको कुछ नहीं मिलता। इसका डिफरेंस मैं तुमको शेयर कर दूंगी, ठीक है, जो बेसिक डिफरेंस है लीज और लाइसेंस का। ये खत्म होने के बाद हम देख भी लेंगे। फिर इफ अ डॉक्यूमेंट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इट इज अ लीज, बट if it is only permits another to make use of the property of which legal possession continues with the owner, it is a license। लीगल पोजेशन अगर ओनर के पास है, मैं सिर्फ आपको कोई चीज की परमिशन दे रही हूँ तो वो लाइसेंस है। अगर मैं आपको इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी दे रही हूँ, मैंने पोजेशन ट्रांसफर कर रही हूँ तो वो लीज है। इट इज अ लाइसेंस बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ ये छोड़ दो, चलो फॉर्मेलिटीज क्या है। जब आप लीज करते हो तो आपको रजिस्टर करना जरूरी है। लीज हमेशा ओनली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट होता है, मतलब लीज वैलिड कब होगी, जब वो registered है। A lease from year to year or for any term exceeding 1 year can made only by registered document। If a lease is term below 1 year, it can made by oral agreement। If a lease is created by oral, it must be accompanied by delivery of possession। मतलब कि अगर oral किया है तो possession दे दो, उससे हम समझ जाएंगे कि आपके बीच में agreement valid है। If the lease is for a year or more, it must be effected by a registered document। If after the registration the lessor does not give the possession, the lessee can sue the possession। हमने क्या बोला, 1 साल से ऊपर आपकी लीज है तो आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है, तो वैलिड नहीं है। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और पोजेशन नहीं दिया है सामने वाले को, तो वो आ जाओ,
वो लेसी को सू, लेसी लेसर को सू कर सकता है कि भाई रजिस्ट्रेशन करा लिया और अब पोजेशन नहीं दे रहा है। ये क्या हो गया, फॉर्मेलिटी, कि कुछ नहीं, आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रखना है। टाइप्स ऑफ टेनेंसीज, टाइप्स ऑफ टेनेंसीज यानी टाइप्स ऑफ लीजेस, कैसे आप लीज करते हो। पहला है टेनेंसी फ्रॉम ईयर टू ईयर, दूसरा है टेनेंसी एट विल, तीसरा है टेनेंसी बाय सफरेंस, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड नोटिस, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, बेसिकली तीन टाइप्स है, क्या है, ईयर टू ईयर, एट विल और सफरेंस। ईयर टू ईयर समझ आ गया होगा सबको, साल टू साल की लीज है। ठीक है, इसमें मंथ टू मंथ भी चलता है। A tenancy from year to year may be made by grant of land from year to year if the tenancy is for a year to start, but after the expiration of 1 year, lessee continues to be in the possession and pays the rent to the landlord. तीनों ध्यान से समझना। ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए ने बी को दिया है 1 ईयर के लिए। भैया 1 ईयर के लिए है या 1 से ज्यादा है तो आपको रजिस्टर्ड करानी है लीज। हमने क्या बोला कि लीज पे ये प्रॉपर्टी ले लो 1 साल के लिए। ठीक है, अब एक ऐसा होता है कई बार कि 1 साल के बाद भी, 1 साल हो गया, इन्होंने रिन्यू वगैरह कुछ नहीं कराया, कुछ बात नहीं हुई, लीज चलती जा रही है और ये पर्सन इसको रेंट तभी भी दे रहा है। ठीक है, ये दे रहा है, वो ले भी रहा है। ठीक है, उसकी कंसेंट है यानी, ठीक है, कि भाई चलता है, चलने दो, चलो कोई नहीं, अपन आने वाले टाइम में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इसको हम बोल रहे हैं टेनेंसी टू ईयर। देखो, इसने बोला कि पेज द रेंट द टेनेंसी इज रिगार्डेड एज ईयर टू ईयर टेनेंसी, मतलब खत्म हो गया साल, उसके बाद भी इसको रेंट देता जा रहा है, तो ये क्या है, टेनेंसी ईयर टू ईयर। If in case of tenancy for a period more than year, the landlord wants to terminate or end the lease. अब अगर ये बोल रहा है कि नहीं यार मेरे को तो टर्मिनेट करनी, तुम तो रेंट दे रहे हो लेकिन मेरे को ये खत्म करनी है, he has to give 6 months notice to the lessee to quit. In case of tenancy from month to month, to 15 days to quit. The monthly tenancy may be created either by contract or may be presumed from the nature of tenancy to be one from month to month. मतलब कि अगर लीज आपकी मंथ टू मंथ है तो 15 दिन का नोटिस दे दो जब टर्मिनेशन कराना है, और अगर 6 मंथ्स की ईयर टू ईयर है तो 6 मंथ्स का नोटिस दे दो। इसमें बस क्या हो रहा है कि लेसी जो लीज आपकी है वो 1 साल हो गया है, उसके बाद आप निकले नहीं हो, आपने बात भी नहीं की कि हमको जाना है, आप कंटिन्यू कर रहे हो लैंडलॉर्ड को पे करने के लिए। ठीक है, मतलब लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट कर रहा है आपसे रेंट, पर जब भी लैंडलॉर्ड को चाहिए कि तुम यहां से निकलो, उसको 6 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा। ये होता है टेनेंसी ईयर टू ईयर। ठीक है, अब टेनेंसी एट विल, इफ ये रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, दिस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस वेयर अ टेनेंट होल्ड्स विद द कंसेंट इज लेट इनटू occupation. We have stated above, if the tenant continues in the possession after the expiration of tenancy and pays the rent to the landlord, the tenancy may be one. ये जो हमने ऊपर पढ़ा, ये tenancy ईयर टू ईयर होती है कि भाई कंटिन्यू रह रहा है ईयर होने के बाद भी। During the period when the tenant is in possession after the expiry of the period, if the tenant stays with the consent of the landlord till such a further period fixed or fresh contract is made, the tenant is called at will. देखो अब क्या हो रहा है, इसको ऐसे समझो, जब हम रेंट पे घर पे रहते हैं, ठीक है, हमने किसी से रेंट पे लिया है घर, ठीक है, आपने घर लिया है, आप रह रहे हो, ठीक है, अब आपको निकाल नहीं रहा, 1 साल हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप रेंट पे रहते हो, ठीक है, वो 11 मंथ्स खत्म हो गए, सपोज आपने 12 मंथ्स का किया था, क्योंकि हमें ईयर टू ईयर समझना है ना, तो 12 मंथ्स का, उसके बाद आपने बोला कि सर हम अभी घर ढूंढ रहे हैं, तब तक हम यहाँ रह लें, वो बोलेगा हाँ रह लो, ठीक है, हम अभी दूसरा घर ढूंढ रहे हैं तब तक हम रह लें, तो म्यूचुअली उन्होंने कंसेंट कर ली कि हाँ बेटा आगे के लिए भी आप रह सकते हो। तो वो रेंट वाले अंकल ने बोला कि भाई आप लेकिन रेंट देते रहना। अब इसमें क्या हो रहा है कि कभी भी अगर इनको लगता है कि इनको घर नहीं मिल रहा है और ए को लगता है कि मुझे अच्छे टेनेंट्स भी नहीं मिलेंगे, तो वो बोल देता है कि चलो रिन्यू कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो हो जाता है टेनेंसी एट विल। ठीक है, ऊपर वाले में समझा रहा है कि अगर रहो, जितना टाइम रहना रहो, ईयर टू ईयर है आपका, ठीक है, लेकिन जब भी मुझे छोड़ना होगा ना, छुड़वाना होगा ना आपको, मैं आपको 6 मंथ्स का नोटिस दे दूंगा। अगर आप रिन्यू करने की बात करते हो, ठीक है, रहते हो और बोलते हो कि भाई थोड़ा और टाइम चाहिए रहने के लिए, फिक्स्ड जो टाइम था उसके बाद भी, और फिर बाद में रिन्यू करने की बात करते हो कॉन्ट्रैक्ट को टाइम फ्री रहने के बाद,
ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं टेनेंसी एट विल। The landlord will decide for what further period shall the tenancy be given. यहाँ पे landlord decide करेगा. A tenancy at will is implied where a person is in possession with by the consent of the owner and is not held in the view of tenancy for a certain time. भाई बोल दिया कि सर 3 महीने और दे दो, घर ढूंढ दूंगा, तो उन्होंने बोला कंसेंट है मेरी, 3 महीने तो मेरे घर में और रह सकते हो. द टेनेंसी एट विल डज नॉट मीन दैट द लैंडलॉर्ड हैज टू गिव प्रॉपर नोटिस टू क्विट. इसमें उसको जरूरी नहीं है नोटिस नहीं दे, सर्टेन पीरियड स्पेसिफाइड है भाई, उतना टाइम के लिए आप रह लो. द टेनेंट एट विल कैन नॉट सबलेट ड्यूरिंग द पीरियड बिकॉज उसके पास कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ना ही उसके पास उस टाइम वैसा पोजेशन है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है. तो क्या होता है जब आप रेंट पे प्रॉपर्टी लेते हो, आप चाहो तो इसको एक और बार रेंट पे दे सकते हो, आप खुद ना रह के आप खुद कोई और घर में रहो और ये वाला घर रेंट पे दे दो, तो होता है सब रेंट. ठीक है, तो आप जब आपका पीरियड खत्म हो गया उसके बाद आप इसको रेंट पे भी नहीं दे सकते. ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है ये चीज, हम इसको फटाफट याद करने की कोशिश करते हैं तो खत्म हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद फिर है टेनेंट एट विल कैन नॉट सबलेट, ये हो गया. द डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिटरमाइंस की टेनेंसी खत्म हो गई है. अब आता है टेनेंसी बाय सफरेंस. इसमें होता है विदाउट कंसेंट. भाई कुछ भी कर लो, हम तो घर नहीं छोड़ रहे, हमें नहीं निकलना तुम्हारे इस घर से, हम यहीं रहेंगे. ठीक है, हमने ना नोटिस देना है तुमने, ना हमें तुम्हारी कंसेंट की जरूरत है, 1 साल का पीरियड खत्म हुआ, हमको यहीं रहना है. ठीक है, the tenancy is created by a fiction of law. If the tenant continues to be in possession after the determination of the period of the lease without the consent of the landlord, he becomes tenant by sufferance. The tenancy at will is in possession with consent. जो ऊपर वाला था वो consent से था और ये without permission है. After term comes to end. This type of tenant is not regarded as trespasser because the tenant had in favor a valid lease to start with. अच्छा, ये जबरदस्ती हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि स्टार्ट करते टाइम तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पर फिर आप बिना कंसेंट के उसके वहां पे रह रहे हो. नो नोटिस इज नेसेसरी फॉर सच टेनेंट फॉर एविक्शन. भाई जब भी चाहे लेसर आके आपको वहां से उठा के निकाल सकता है. द टेनेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंट, ही इज लायबल टू पे कॉम्पनसेशन फॉर यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड. जब हम विल पढ़ रहे थे तो उसमें स्पेसिफिक पीरियड डिसाइड था, उतने पीरियड का आपको रेंट आ रहा था. बाय सफरेंस में ना मैं तुमको नोटिस दूंगा निकालने के लिए, ना मुझे तुमसे मंथली रेंट चाहिए. भैया मेरी कोई कंसेंट नहीं कि तुम इस घर में रहो. जब भी मैं तुम्हें इविक्ट करने के लिए बोलूंगा तब तुम जितना टाइम एक्स्ट्रा रहे उसका कॉम्पनसेशन मुझे दे दो. 3 टाइप के हमने लीज पढ़े, टेनेंसी एट विल, एट ईयर टू ईयर और बाय सफरेंस. तो बच्चे याद रखना, ईयर टू ईयर कुछ नहीं, हर साल की आपकी एक टेनेंसी होती है, उसमें आपको 6 मंथ्स का नोटिस देना है. अगर वो मंथ टू मंथ है तो 15 डेज का नोटिस देना है. ये बेसिक तुम्हारा लीज का फॉर्मेलिटी टाइप है. ठीक है, विल में क्या होता है, आप उसकी कंसेंट के साथ उस घर में आगे और पीरियड के लिए रहते हो, वो पीरियड फिक्स्ड होता है बाय लैंडलॉर्ड, उस पीरियड के लिए आप उसको रेंट देते हो. ठीक है, उसमें भी नोटिस की वो कोई बात नहीं है, पर हाँ उस पीरियड के लिए आपके पास पोजेशन आ जाता है. बाय सफरेंस में आप विदाउट कंसेंट रहते हो, आपको कभी भी इविक्शन किया जाएगा, कोई नोटिस की जरूरत नहीं है, आप रेंट नहीं दोगे बल्कि कॉम्पनसेट दोगे जितना एक्स्ट्रा टाइम यूज किया है. ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड नोटिस, जो हमने ऊपर पढ़ा 6 मंथ्स का नोटिस और 15 डेज का नोटिस. अगर आप छोड़ने, आपको क्विट करना है, टर्मिनेट करनी है, तो लैंडलॉर्ड को 6 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा, ईयर टू ईयर में 15 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, मंथ में यहाँ पे वही चीज लिखिए अगेन. ठीक है, अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज. डिटर्मिनेशन यानी कब लीज खत्म होगी. बाय एफिलिक्स ऑफ और ऑफ टाइम और लैप्स ऑफ टाइम. भैया जितने टाइम की लीज की, अगर वो खत्म हो गया टाइम तो लीज खत्म हो जाएगी. फिर दूसरा बाय हैपनिंग ऑफ स्पेशल इवेंट, कहा था कि अगर ऐसा इवेंट होगा तो मैं लीज आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा. जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया तुम्हें आगे सबलेट नहीं करना है, जैसे तुमने वो सबलेट किया मैंने लीज टर्मिनेट कर दी. तीसरा है मर्जर, लीज प्रॉपर्टी अब खरीदने की बात कर रहे हो तो वो मर्जर हो गया कि अब मैं तुम्हारी, मेरे को लीज वीज नहीं, मेरे को प्रॉपर्टी बेच दो तुम. फिर है बाय सरेंडर, जब जिस पर्सन ने लेस ली है लीज पे प्रॉपर्टी यानी लेसी, उसने बोल दिया मेरे को आगे नहीं कंटिन्यू करना, मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे को लीज नहीं करना. बाय फोर फीचर, जो लेसर है जब वो फोरफीट कर ले अपनी प्रॉपर्टी, मेरे को तो मैं आगे लेस प्रॉपर्टी देनी नहीं है लीज पे, तो वो हो गया बाय फोर फीचर. कितने हो गए 5. बाय लैप्स ऑफ टाइम, समझ जाओ कि टाइम खत्म हो गया तो लीज खत्म हो गई. बाय हैपनिंग ऑफ एनी स्पेशल इवेंट, जैसी वो कंडीशन आएगी जो हमने बोली थी ये चीज नहीं होनी चाहिए, जैसी वो इवेंट होगा लीज
खत्म। मर्जर जब मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी अब मुझे बाय करनी है, लीज खत्म। बाय सरेंडर और बाय फोरफीचर, सरेंडर में लेसी बोल देगा मेरे को खत्म करनी है, मेरे को नहीं आगे रहना तुम्हारी प्रॉपर्टी में। फोरफीचर में लेसी, जब भी उसको लगेगा आप ऐसी डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो प्रॉपर्टी में तो वो ले लेगा। सरेंडर वाले का तो काम खत्म हो गया तो वो सरेंडर कर देगा। दोनों चीजों में एक टाइम पीरियड का नोटिस देके आप उस चीज को छोड़ सकते हो। ठीक है, ये रीड कर लोगे। मर्जर क्या होता है? ए ने बोला 5 साल के लिए मेरी प्रॉपर्टी आप लीज पे रख सकते हो। ठीक है, बी ने क्या किया, लीज पे ले लिया, हर मंथ उसको लीज का प्रीमियम में रेंट देता था। ठीक है, अब इसने क्या किया है, सेकेंड ईयर में इधर पे मस्त सी फैक्ट्री बना ली, एकदम शानदार सी फैक्ट्री, बॉटल की बॉटल बनती है इसकी फैक्ट्री में। ठीक है, अब इसका प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल इसने इनकम कमा ली। अब 5 साल खत्म होने आए हैं। ठीक है, इसने बोला कि सर आप एक काम करो, अगर आपको लगता है तो आप मुझे प्रॉपर्टी दे दो, इसके जितने पैसे बोलोगे ना मैं दे दूंगा, मेरी फैक्ट्री मेरी चल रही है, मैं हर मंथ आपको दे रहा हूँ, इससे अच्छा इकट्ठा मेरे से आप ले लो। ठीक है, हर मंथ वो उसको 5 लाख रुपए देता था। अभी बोल दिया कि मतलब प्रॉपर्टी मान लो जितने की होगी, 10 करोड़ 8 करोड़ की फैक्ट्री, मेरे को आप पैसे लो और मेरे से बेच के खत्म करो। तो क्या हो गया, अब लीज खत्म हो गई, प्रॉपर्टी इसने इसको बेच दी, तो वो मर्जर हो गया। ठीक है, मर्जर अपन रिलेट कर रहे हैं कंपनी का कंपनी से जो मर्ज होता है, पर इधर पे मर्जर को वर्ड यूज कर रहे हैं कि अब जो लीज वाली थी वो मर्ज हो गई, अल्टीमेटली लीज की प्रॉपर्टी बी के पास ही चली गई। ठीक है, और जो बाय हैपनिंग ऑफ स्पेशल इवेंट है उसमें भी एग्जाम्पल है कि अगर मैंने एक ही लाइफ तक की आपको लीज पे प्रॉपर्टी दी थी, एक की डेथ हो गई तो वो हिम इवेंट हो गया ना, कि मैंने लाइफ तक की दी थी, तो आप लीज खत्म कर दो। ठीक है, चलो, ड्यूटीज और राइट्स मैंने पढ़ने बोले थे, इजी है। ठीक है, मटीरियल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो पहले से बता दो। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब बता दो, ये उसकी लेसर की ड्यूटी है। लेसी की ड्यूटी है भाई टाइम टू टाइम रेंट दो, जो उनने मटेरियल डिफेक्ट मना किए हैं, डैमेजेस मना किए, जो चीजें यूज करने मना किए वो सब मत करो, ये उसके साइड से ड्यूटी। बच्चे ये सब सिर्फ रीड करना है, रीड करने के बाद आराम से हम लिख सकते हैं। मैंने इसका एक ट्रिक बनाया है कि आप क्या याद कर सकते हो, जैसे ड्यूटीज है, ठीक है, आप वर्ड याद कर लो एनी मटेरियल डिफेक्ट, आपको पूरा सेंटेंस लिखते आ जाएगा, भाई लेसर की ड्यूटी है मटेरियल डिफेक्ट जो भी है वो इन्फॉर्म करने हैं। दूसरा कि भाई पोजेशन दे देना है, पुट द लेसी इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा वर्ड याद कर लो पोजेशन। तीसरा है द नेक्स्ट ड्यूटी लेसर कॉल्ड द कवेनेंट फॉर क्वाइट इन, मतलब उसको इंटरफेरेंस नहीं करना है। जो कवेनेंट मतलब प्रॉमिस होता है, आपने प्रॉमिस किया है ना कि सामने वाले को एंजॉयमेंट दोगे, तो वो उसको क्लियरली दे दो, अब उसके हाथ में उसे क्या करना है प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब ऐसी आ जाओ लेसी में, डिस्क्लोज कर देना है लेसर को कोई भी फैक्ट कोई भी बात जो वो वहां पे यूज करने वाला है, जिस तरीके से पहले डिस्क्लोज कर दे। ठीक है, पे कर दे प्रॉपर टाइम पे प्लेस पे जितना भी प्रीमियम रेंट डिसाइड हुआ है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया रेंट। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी है कि यूजेस द प्रॉपर्टी ऑर्डिनरी प्रूडेंस, भाई ऐसे प्रॉपर्टी यूज मत करो कि उसकी डैमेज हो जाए प्रॉपर्टी। आपको 5 साल के लिए दिए तो आप खेलते मत रहो कि अरे 5वें साल में देखेंगे क्लीनिंग करा देंगे, आप एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस में उसको तरीके से यूज करो क्योंकि वो प्रॉपर्टी लीज पे है। शुड नॉट एक्ट एनी डिस्ट्रक्टिव, और ये कि प्रॉपर्टी में कोई भी ऐसे काम मत करो जिससे परमानेंटली इंजूरियस हो जाए, या फिर ऐसे डिस्ट्रक्शंस मत करो, अंदर से जमीन मत गाड़ दो उसकी। ठीक है, अब विदाउट लेसर्स कंसेंट इरेक्ट द प्रॉपर्टी, अब आपको और स्टोरीज बनानी है अपनी प्रॉपर्टी में और बिल्डिंग बनानी है, उसकी कंसेंट के बिना मत करो, ये आपकी ड्यूटी है भाई, उसको इन्फॉर्म कर दो, उसको पूछ लो कि भाई आपने परमिशन तो दी है, पोजेशन तो है, पर एक बार मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद लेसी कम्स टू नो एनी प्रोसीडिंग्स बाय वे ऑफ सूट टू रिकवर द प्रॉपर्टी ऑफ द लेसर, द लेसी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द लेसर, मतलब कि जैसे प्रॉपर्टी में आपने कुछ ऐसा काम किया कि इसके ऊपर डिस्प्यूट हो गया, जैसे ताले लग जाते हैं प्रॉपर्टीज में, ठीक है, कि यहाँ पे ड्रग्स का यूज हो रहा था, यहाँ पे इलीगल वेपन्स बन रहे थे, तो आप तुरंत लेसर को इन्फॉर्म करो कि भाई हम तुम्हारी प्रॉपर्टी में ये काम कर रहे थे, इस पे प्रोसीडिंग्स चालू हुई हैं और अपन आगे देखते हैं। हो सकता है आप नहीं कर रहे हो और किसी और ने आपके वहां कोई इलीगल वेपन रख लिया तो आप पकड़े गए हो, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप उस पर्सन को एक बार इन्फॉर्म कर दो जिसकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी साइड से ड्यूटी होगी। तो जब भी आपको इसको पढ़ना है पूरा पूरा ना पढ़ के सिर्फ मेन मेन वर्ड याद कर लो, अगर लिखते आता है तो। ठीक है भाई, पता है लिख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मटेरियल डिफेक्ट पोजेशन दे दो और जो प्रॉमिस के एंजॉयमेंट का वो दे दो, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है,
एक एक बारीकी से पढ़ने जाओगे तो इसको रिवीजन में ही तुम 4 घंटे लगा दोगे, ठीक है। जब भी रिवाइज करो, एक बार रीड हो गया है ना ड्यूटीज और ये जो मैंने बोला, अब जब रिवाइज करो तो सिर्फ ये पॉइंट्स याद करो कि भाई डिस्क्लोज कर देना है फैक्ट, पोजेशन मिला है उसको तरीके से यूज करना है, डिस्ट्रक्ट नहीं करना है, कुछ भी इरेक्शन करना है, एक बार कंसेंट ले लेना, कोई भी प्रोसीडिंग्स है एक बार इन्फॉर्म कर देना है, वैसे, ठीक है। सेम ऐसे ही राइट्स, ठीक है, सेम राइट्स है। अब जैसे जो लेसर की ड्यूटीज होती हैं वो लेसी के राइट्स होते हैं, भाई उसकी उसका राइट है, उसको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी में इरेक्ट हो रहा है, कोई परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है, उसका राइट है कि उसको पता होना चाहिए। ऐसी राइट्स ऑफ लेसी और लेसर के कोई राइट्स नहीं दिए इन्होंने, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी वो ले रहा है तो फिर इसके लिए, लेसर के तो सारे ही राइट्स। बताओ ये इफ ड्यू टू नो फॉल्ट ऑफ हिज द लीज कम्स टू एन एंड, हम किसकी राइट की बात कर रहे हैं? लेसी। लेसी कौन है? जिसने प्रॉपर्टी लीज पे ली है। When the lease is of uncertain duration, मतलब जब ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं थी कि ईयर 2 ईयर है, 5 ईयर है, 6 ईयर है और लीज एंड में आ गई है, ड्यू टू नो फॉल्ट, कोई फॉल्ट नहीं, द लेसी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड टू ऑल द क्रॉप्स प्लांटेड और ग्रोन बाय द लेसी। क्या मतलब है एंटाइटल्ड? यानी टाइटल है आपका, आपने उस प्रॉपर्टी में जो काम किया था, एग्जाम्पल जो बॉटल की फैक्ट्री है, भाई अब खत्म हो गई तो हमारी बॉटल्स और मशीन्स तो हमको उठाने दे दो, उस पे तो मेरा राइट है, प्रॉपर्टी तुम्हारी, अंदर जो मैंने काम किया वो तो मेरा राइट है, तो ये लेसी का राइट है, ठीक है। द लेसी और हिज रिप्रेजेंटेटिव हैड गॉट द राइट टू कम एंड कैरी अवे द क्रॉप्स एक्सेट्रा व्हिच आर ग्रोइंग ऑन द लैंड। If the lease is of a definite period, such right cannot be claimed, particularly when when the lessee has committed the fault where he has committed a breach of condition entailing the forfeiture। अभी पहले पॉइंट में लिखा था कोई फॉल्ट नहीं है और कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है, आपने जो फैक्ट्री में काम किया है, जो बॉटल्स है आपकी, वो आप आके उठा के लेके जा सकते हो। दूसरे में जब स्पेसिफाइड पीरियड है और आपने फॉल्ट भी किया है, हम आपको आके इलीगल वेपन्स और अपने ड्रग्स वगैरह उठाने नहीं देंगे, आपका कोई राइट नहीं। अब सब भूल जाओ, सब पुलिस समझेगी कि इधर पे क्या चल रहा है, क्यों? क्योंकि आपने फॉल्ट किया है, ठीक है। चलो अब आ जाता है वर्ड एक्शनेबल क्लेम्स। क्या लगता है क्या होगा एक्शनेबल क्लेम्स? क्लेम कर रहे हैं एक्शन, आपको किसी चीज का एक्शन लेना है, कोई भी चीज अक्रू है, कोई भी चीज अभी अरियर है, उसके अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हो, तो वो होते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। इसमें ना मॉर्टगेज वाली प्रॉपर्टीज जो सिक्योर्ड वाले होते हैं वो नहीं आते, जितने भी आपके सिक्योर्ड लोन होते हैं, कि आपने कोई चीज ऑलरेडी किसी चीज पे गिरवी करके लिया था, तो वो तो है ही ना, वो प्रॉपर्टी बेच के पैसे ले लेगा, उसमें कैसे एक्शनेबल क्लेम आएगा? वो तो आपके पास सिक्योर्ड प्रॉपर्टी है, अगर पैसे नहीं दिए तो प्रॉपर्टी बेच के मैं पैसे ले लूंगा। जैसे रेंट पे करते हैं मंथली, 4 महीने का रेंट नहीं आया, क्या हो गया? अरियर्स ऑफ रेंट, आप एक्शन ले सकते हो कि भाई रेंट पे करते थे, ये होते हैं एक्शनेबल क्लेम्स, कि अभी मुझे इससे क्लेम लेना है, ये मेरे को इससे एक्शनेबल, अभी एक्शन में लूंगा, ठीक है। क्या हो गया? 4 महीने का रेंट लेना, जैसे मैंने किसी पर्सन से पैसे बोरो किए, ठीक है, मैंने उसमें एज ए फ्रेंड किए तो मैंने कुछ भी गिरवे में नहीं दिया, अब 5 साल हो गए मैंने तुम्हारे पैसे ही नहीं दिए, तो तुम्हारे पास राइट है एक्शनेबल क्लेम का कि मैंने तुमसे पैसे लिए थे, कहीं ना कहीं मैंने लिख के दिया होगा कि ले रहा हूँ, साइन करके, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, तो वो कवर हो जाए, कवर होता है एक्शनेबल क्लेम। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप प्रीमियम भरते जाते हो, भरते जाते हो, भरते जाते हो, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ आपको वो पैसे वापस चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं, तो वो उसमें कुछ सिक्योरिटी तो है नहीं, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं होती है, वो तो एक अनसर्टेन इवेंट है, जब भी हुआ आपको पैसा लगेगा, इसलिए आप जमा करते जाते हो, अगर उनने नहीं दी तो आप कहाँ कवर करोगे? एक्शनेबल क्लेम में। आप ऑफिस में जॉब करते हो तो आपके प्रोविडेंट फंड्स और इंश्योरेंस वाले पैसे कटते हैं, कटते गए, आपने जॉब छोड़ी, वो आपको दिया ही नहीं उन्होंने, भाई हर महीने हमारी सैलरी से आप इतना परसेंट काटते थे, वो हो गए एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। याद करने के लिए कि ऐसा डेट जो सिक्योर्ड नहीं है, अ क्लेम टू एनी डेट, ठीक है, डेट यानी पैसा, लोन, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और बाय प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जब भी आप मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए कोई गिरवी रखते हो, भाई ये पैसा दे दे और कुछ टाइम के लिए तू मेरी कोई कार रख ले, तो वो हाइपोथिकेशन और प्लेज में कवर हो जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो डेट है वो कवर होता है actionable claim, or to any beneficial interest in movable property not in possession either actual or constructive of the
क्लेमिनेंट। इन सब के अलावा क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम, जैसे कि विच द सिविल कोड रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड्स फॉर रिलीफ वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टिंग अक्रूइंग कंडीशनल और कंटिजेंट। सिविल कोर्ट्स में आप इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, ठीक है, या तो ये पैसा आपको मिला नहीं है, या किसी कंडीशन की वजह से आपको नहीं मिला है, या मिलने वाला है या मिलने वाला था, वो लिखे कि एग्जिस्टेंस में है, अभी अक्रू हो गया है, कंडीशनल है या कंटिजेंट है, ठीक है। कंटिजेंट मतलब कि अगर मैंने आपसे मैंने रेंट लेने बात की है, ठीक है, अब आप नहीं दिया 4 महीने, क्यों, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बोला है कि मेरी जॉब लगने वाली है नेक्स्ट मंथ, उसके 2 महीने में मैं आपको रेंट दे दूंगा क्योंकि मुझे 2 महीने की सैलरी मिलेगी, तो ये कंटिजेंट है भाई, हैपनिंग ऑफ इवेंट, आपकी जॉब लगेगी, 2 महीने होंगे तब आप मुझे वो रेंट पे करोगे, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स टू अनसिक्योर्ड डेट्स, ये वो क्लेम्स है जो अनसिक्योर्ड है। इफ अ डेट इज सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और रिमूवेबल प्रॉपर्टी इट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। देखो वो लोग भी एक ही चीज को 3 बार लिखते हैं, हमने ऊपर ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है। A debt is a liquidate money obligation which is usually recoverable by a suit। अब डेट का मीनिंग समझा रहे हैं, कुछ नहीं, एक ऐसा पैसा है जो आपने किसी को दिया है, मनी है, लिक्विडेट मनी यानी कैश जो आपने दिया है, ऑब्लिगेशन है कि आप इसको रिकवर कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। To create a debt, first of all, there must be liquidate or some definite sum which is actually due। अब डेट क्रिएट करने के लिए एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि वो पैसा आपको नहीं मिला। इसमें भी एग्जांपल दिया, अरियर ऑफ रेंट, ठीक है। द टर्म डेट में इंक्लूड्स अ सम मनी विच इज ड्यू इन सेंस दैट एग्जिस्ट बट नॉट एक्चुअली पेबल अंटिल अ लेटर डेट। बच्चे याद करने के लिए पहला पॉइंट, एक्शनेबल क्लेम एक अनसिक्योर्ड डेट होता है। फिर हमें डेट का मीनिंग बताना है कि डेट कुछ नहीं, एक लिक्विडेट मनी है जो कभी ना कभी आप रिकवर कर सकते हो सूट फाइल करने के लिए। अब जब हम बात करते हैं एक्शनेबल मनी के लिए, एक्शनेबल क्लेम के लिए, तो हम सोच रहे हैं वो डेट जब ड्यू होगा तभी हम उसको एक्शनेबल क्लेम बोलेंगे। एग्जाम्पल, अरियर ऑफ रेंट। नीचे देखो कुछ इलस्ट्रेशन है, पहला है अरियर ऑफ रेंट अक्रूवल कॉन्स्टिट्यूट डेट, so it is an actionable claim। Provident fund is standing to the credit of a member of is also a provident fund। Money due under an insurance policy। For a partner's right to sue for accounts of dissolved partnership is an actionable claim। जैसे कि पार्टनरशिप्स थे, पार्टनर थे सारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, अब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है, तो एक पार्टनर, अब वो पार्टनरशिप फर्म तो रही नहीं, एक पार्टनर को कुछ अकाउंट्स देखने हैं, कुछ पैसे उसके रहने बाकी हैं, तो वो उसके लिए एक्शनेबल क्लेम है कि डिसॉल्व होने के बाद वो मिलने वाले थे इसलिए, ठीक है। नॉन एक्शनेबल क्या होंगे, अब जो सिक्योर्ड होते हैं जैसे डिबेंचर्स, ठीक है, तो डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड एंड देयरफॉर नॉट रिगार्डेड एज actionable claim। Copyright, though a beneficial interest in the immovable property, is not an actionable claim since the owner has actual or constructive possession of the same। जब भी कॉपीराइट आपके पास आता है, ठीक है, आप दूसरे को यूज करने के लिए देते हो, ठीक है, उसकी आप रॉयल्टी देते हो, तो पोजेशन और ओनरशिप किसके पास है, आपके खुद के पास, तो तब आप वो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव रहता है, तो तब आप उसको एक्शनेबल क्लेम नहीं बोल सकते। चलो नेक्स्ट है मॉर्टगेज। बेबी बच्चे वो जाता है आईपीआर में, वैसे भी टीपी एक्ट में, इसलिए एक्शनेबल क्लेम में नहीं है। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल राइट, डिजाइन, ये सब जाते हैं आईपीआर, इसके लिए यहाँ पे उन्होंने कवर नहीं किया उसको, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं इट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। कॉपीराइट वाला, copyright is a beneficial interest in the immovable property and is not an actionable claim since the owner has actual or constructive possession of the same। देखो जब हम बात करते हैं मॉर्टगेज की, साक्षी है, मानसी है, ठीक है, साक्षी ने मानसी से लोन लिया है, मानसी ने लोन दिया है 5 लाख रुपीस का, उसके बदले मैंने उसको बोल दिया मेरे पास एक मॉर्टगेज प्रॉपर्टी वो आप रख लो, ठीक है। अब ये सिक्योर डेट हो गया, ठीक है, तो मैंने अगर तुम्हारे 5 लाख रुपए नहीं दिए, तुम्हारे पास इंटरेस्ट है, मॉर्टगेज पोजेशन नहीं है, इंटरेस्ट है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का, तुम कैसे भी मेरा पैसा निकलवा लोगी, ठीक है। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को 5 लाख रुपए दो और मेरा कॉपीराइट है वो रख लो, इसमें से जो रॉयल्टी आएगी उसमें से कवर कर लेना, ठीक है। इसका एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन किसके पास है, मेरे पास, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जब भी मैं तुमको कॉपीराइट का दे रही हूँ कि इसमें से रॉयल्टी आएगी उसमें से कवर कर लेना, तो तुम्हें तो सिक्योरिटी है ना, कॉपीराइट तो कराया हुआ है मेरा, ठीक है।
क्योंकि मेरे पास ही है ना, इसमें आपको इंटरेस्ट मिला है कि आप 5 लाख रुपए इसमें से रॉयल्टी में से निकलवा सकते हो, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर मेरे कोई कॉपीराइट का आप दोगे कि आप इसको यूज कर लो और मुझे इसका पैसा दो, तो आपका आपका पैसा निकल आएगा। रेंट का पैसा कैसे निकलवाओगी? एक्शनेबल क्लेम करके। इसको एक्शनेबल क्लेम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स इशू किए, सिक्योर्ड होते हैं, कंपनी अपने कोई ना कोई रिसीवेबल्स कुछ ना कुछ देके उसको सिक्योरिटी करती है। अपन एक फॉर्म भी भरते हैं उसका CHG 9, ठीक है, कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। तो वो अगर आपने उसके साथ इशू किया है तो वो सिक्योर्ड है, ठीक है। जैसे मॉर्टगेज समझा ना, कॉपीराइट को वैसे समझो, ठीक है। एक इट्स अ प्रॉपर्टी। TP एक्ट में उसको हमने देखा है ना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज को, टेंजिबल इनटेंजिबल। तो इमूवेबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आपने इसको रख दी कि गिरवी में इसको रख लो, ठीक है। तो वो सिक्योर्ड है, इसलिए उसको हम इसमें कवर नहीं कर रहे। तो ये हो गया हमारा एक्शनेबल क्लेम। छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इतना रीड कर लेना। हर जगह एक ही चीज बार बार लिखिए तो हम भी एग्जाम में एक ही चीज को 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, मॉर्टगेज पता है सबको? सबसे पहले मुझे बताओ, मॉर्टगेज और चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या होता है? दिख रहा है ऊपर? पहले हम डिफरेंस समझते हैं मॉर्टगेज और चार्ज का, ठीक है। मॉर्टगेज इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर इमूवेबल एसेट। दोनों चीजें सेम होती हैं कहीं ना कहीं। देखा जाए तो हम चार्ज क्रिएट करते हैं फॉर सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, एसेट रखते हैं अपना एज अ चार्ज, लोन लेते हैं तो बैंक में, और मॉर्टगेज भी रखते हैं। मॉर्टगेज में आप डीड बनाते हो। चार्ज डीड कभी सुना है क्या? मॉर्टगेज में डीड बनती है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। चार्ज refers to security for securing the debt by way of pledge, hypothecation and mortgage, ठीक है। प्लेज हाइपोथिकेशन जब आप मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए कुछ गिरवी रखते हो, ठीक है, और इसमें कवर हो जाता है मॉर्टगेज भी, मतलब सब कुछ चार्ज के अंदर आता है। ब्रॉडर वर्ड। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टेक्स प्लेस। नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टेक्स प्लेस, इट मीन्स द क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि मॉर्टगेज दिया है ना, जाओ मार्केट में बेचो मेरी प्रॉपर्टी। चार्ज दिया है ना, बेचने मत जाना है ऐसे, ठीक है। लीगल एक्शन लेना कि चार्ज क्रिएटेड था, कोर्ट देखेगा क्या करना है, ठीक है। क्रिएशन बाय एक्शन ऑफ पार्टीज, क्रिएशन बाय एक्शन ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्योंकि पैसे नहीं दिए तो चार्ज वाली प्रॉपर्टी रखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लॉ भी क्रिएट कर देता है उसको कि इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसमें से पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्टगेज डीड इज कंपल्सरी एंड इट हैज टू बी विटनेस बाय एटलीस्ट 2 विटनेस। जो मॉर्टगेज वाली प्रॉपर्टी है उसके लिए एक डीड बनेगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, 2 विटनेस साइन करेंगे, मतलब वो फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है। चार्ज क्रिएटेड बाय ऑपरेशनल लॉ नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड। जब आपने खुद किया तो आपको चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ऑनलाइन फाइलिंग्स करके, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन ऑफ लॉ है तो फिर आपको जरूरत नहीं है। मॉर्टगेज इन जनरल, मॉर्टगेज कैरीज पर्सनल लाइबिलिटी एक्सेप्ट व्हेन एक्सक्लूडेड बाय एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली आपकी पर्सनल लाइबिलिटी आप जाके बेच के खरीद सकते हो, अदर देन अगर कोई बात आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है तो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि ऐसा मत करना, प्लीज पहले नोटिस दे देना, पहले बता देना, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। इन केस ऑफ चार्ज नो पर्सनल लाइबिलिटी इज क्रिएटेड, बट वेयर द चार्ज इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर मे बी अ पर्सनल रेमेडी। रेमेडी वर्ड डाल दिया, मतलब कोर्ट, सिविल कोर्ट में जाके आपको इस चीज के लिए एक्शन लेना है। इट इज फॉर फिक्स टर्म, इट कैन बी फॉर परपेचुटी। भाई ये आप रख लो, देते रहना पैसा। चार्ज और मॉर्टगेज का, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं वही के साक्षी और मानसी वाला, लोन लिया है 5 लाख का और इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे रख ली। बेसिक चीज, साक्षी और मानसी को ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जाके रजिस्ट्रेशन करानी है, ठीक है। मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, 2 विटनेस साइन करेंगे और ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है। अगर मैंने मानसी के लोन नहीं दिया तो मानसी जाएगी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, उसके उसके पास इंटरेस्ट है इस चीज में, पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, वो जाएगी और फिर सेल कर लेगी और पैसा निकलवा लेगी, ठीक है। सिंपल, ये हमारी आपस की बात हो गई है, ठीक है। साक्षी गई है बैंक, 5 लाख रुपीस का सर लोन चाहिए,
आपके पास कुछ है इसको सिक्योरिटी रखने के लिए? हाँ, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस पे वो चार्ज क्रिएट कर लेंगे। बैंक कभी भी प्रॉपर्टी, कभी नहीं सुना होगा तुम लोग ने पब्लिकली ऐसे बेचने जाएगी, बैंक एक्शन लेती है। ठीक है, बैंक पहले एक्शन लेती है, नोटिस भेजती है, उसके बाद इस चीज पे आता है मुद्दा कि ठीक है अब जाके हम इस प्रॉपर्टीज को बेच के पैसा ले सकते हैं। वो भी जब आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हो तो कोर्ट का ऑर्डर लेके आती है वो, और उसके बाद वो एक्शंस लेती है। ठीक है, अब बैंक के पास में गई, बैंक ने बोला इस प्रॉपर्टी का अपन चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। बैंक से चार्ज क्रिएट किया, बैंक ने अपने अपने साइन की, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी, तो मैंने इसकी रजिस्टर भी करा ली कि अब मैंने ये कुछ टाइम के लिए बैंक पे रख दी है। बैंक को मैंने बोल सकती हूँ कि आप हर महीने मेरे को ये जो लोन दिया है आपने, आगे मैं और लोन लेती रहूंगी क्योंकि मेरी फैक्ट्री में मेरे को और काम करना है, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आप हमेशा के लिए चार्ज पे क्रिएट करके रख सकते हो। मैं लोन रीपे करती रहूंगी अपनी जो भी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन, और डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट कंडीशंस होती है। टाइटल डीड्स बोलते हैं उसको, वो भी करते हैं। हाँ, चार्ज के अंदर सब कवर हो गया, सब कुछ, वो टाइटल डीड्स, वो कार, वो कोई भी बुक मेरे को, मैंने किसी को दे दी कि भाई ये रख ले, उसके लिए मुझे थोड़े से पैसे दे दे। ठीक है, चार्ज के अंदर सब क्रिएट हो गए, कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर्टी को सिक्योर्ड क्रिएट कर रहे हो, दैट इज चार्ज। मॉर्गेज एक पर्टिकुलर डीड बना के एक पर्टिकुलर पर्सन से आप डील कर रहे हो, वो एक पार्ट है चार्ज का। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस यही आते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल तो दोनों ही है, दोनों ही रजिस्टर कराने तो दोनों फॉर्मल हो गए ना। जस्ट बिकॉज उसमें एग्जाम्पल दो पर्सन का, इसलिए शायद तुमको लग रहा होगा इनफॉर्मल है, पर अपन को रजिस्टर तो कराना ही है, लीगल डॉक्यूमेंट तो उसका बनाना ही है। वो चार्ज मैं बैंक के पास जा रही हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि वो फॉर्मल है, क्योंकि बैंक तो लीगली चलता होगा, पर वहां पे भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से रजिस्ट्री करानी ही है। अब आ जाओ मॉर्टगेज, और इसमें तुमसे पूछेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मॉर्टगेज क्या होता है? मॉर्टगेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। हमने जब पढ़ा था सबसे पहले लीज, उसमें क्या था? राइट वर्ड था, राइट टू यूज या एंजॉय द प्रॉपर्टी। Transfer of interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan and an existing or future debt or performance of an engagement which may give rise to pecuniary liability. क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्टगेज में आपने एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेरे 50 एसेट है, आप एक एसेट ले लो, ये मैं मॉर्टगेज रखता हूं फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग अ पेमेंट, जो आपने एडवांस में लिया है या एडवांस में मिलने वाला है। ठीक है, एज लोन, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट जिसमें आपकी एक पिक्यूनरी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, मतलब अगर आपने वो पैसे नहीं दिए तो आप लाइबल हो उसको देने के लिए, और वो आपने सिक्योर किया है इस मॉर्टगेज। तो स्पेसिफिक वर्ड याद रखना एक, और ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। जो ट्रांसफरर है वो मॉर्टगेजर है, जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो मॉर्टगेजी है। ठीक है, तो लोन लेने वाला मॉर्टगेजर है, लोन देने वाला मॉर्टगेजी है। एसेंशियल्स क्या होते हैं भैया? आपने इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है प्रॉपर्टी में, पोजेशन नहीं पर इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है, और कहीं ना कहीं उसका उस पर राइट है। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मैंने वर्ड याद करने को बोला, एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही मॉर्टगेज क्रिएट होता है टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ लोन। जो हमने ऊपर पढ़ा, लोन को सिक्योर करने के लिए ही आप मॉर्टगेज करते हो, टू मेक गिव राइज टू अ पिक्यूनरी लाइबिलिटी। तो जो अगर आप परफॉर्मेंस पूरा नहीं करोगे तो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, वो भी मनी को लेके, तो वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के थ्रू सिक्योर्ड है और वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपके और जिससे आप लोन ले रहे हो उसके बीच में डिस्कशन हो सकता है, पर जनरली आप खुद सोचो, आप लोन दोगे तो आप सारी प्रॉपर्टीज रख के ऑप्शन क्यों दोगे किसी को? हाँ, दो प्रॉपर्टी रख दी तो यू कैन गिव देन ऑप्शन कि भाई अगर फ्रेंड से ले रहे हो तो दे सकते हो, भाई दो है, यहाँ वाला एरिया भी है, यहाँ भी कौन सी चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है। जो उसका पैसा दिला सके उसको उस प्रॉपर्टी में मतलब है, अगर दोनों ही दिला देगा तो वो बोल देगा आप बता दो क्या करना है।
ठीक है, असेंशियल्स रीड कर लोगे, सिंपल लिखा है कि भाई इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है सामने वाले को, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और लोन होना चाहिए, यही है मॉर्टगेज में। The mortgagee's interest in the mortgage property terminates upon the performance of the obligation of by the secured mortgage। मतलब आपका पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा कब, जब आपने पूरा पैसा उसको दे दिया है, तो अब मॉर्टगेज प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी। जैसे साक्षी और मानसी के बीच में हो रहा था, अगर मानसी को मैंने पूरे 5 लाख रुपए बाय द टाइम विथ इंटरेस्ट दे दिए, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में। The mortgager has a right of foreclosure upon the mortgager's failure to perform। foreclosure यानी उसका कहीं ना कहीं पोजेशन है उस प्रॉपर्टी में ना, जो मैंने मॉर्टगेज प्रॉपर्टी रखी है उसमें मेरा पोजेशन तो है ना, मैं उसमें कुछ ना कुछ तो कर सकती हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो मेरा राइट है उस प्रॉपर्टी में, पोजेशन का राइट, ठीक है, जो मैंने गिरवी पे रखी है। भाई रखी है इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं कर सकती, आगे बेच नहीं सकती, बेचने से पहले मुझे मानसी को बताना पड़ेगा। इवन मैं अगर किसी और को भी मॉर्टगेज पे दे रही हूँ, अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की, 5 लाख इसको दिए, कहीं और से 10 लाख और लेके एक और बार मॉर्टगेज रख सकती हूँ मैं, दोनों पैसे निकलवा सकते हैं इसमें से, तो वो मैं मानसी को बस कंसेंट ले लूँ, मानसी को बता दूं कि हाँ यार एक और बार मॉर्टगेज कर रही हूँ, सब मॉर्टगेज बोलते हैं उसको, ठीक है। The mortgager has the right to redeem or regain the property on repayment of debt or performance of the obligation। अगर मानसी ने वो मेरी प्रॉपर्टी ले ली, मैंने पैसे नहीं दिए और उसने ले ली, वो लगी है बेचने में, मैं जब मैं पैसे दे दूंगी तो मैं बोल सकती हूँ यार मैंने दे तो दिया, अब मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दो, ठीक है। आ जाओ काइंड्स ऑफ मॉर्टगेजेस, 6 काइंड्स होते हैं, 6 के 6 याद होने चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि वो या तो ये पूछ सकते हैं टाइप्स या एक दो दो के डिफरेंसेस। डिफरेंसेस आपको ऑप्शन में होता है तो आपके ऊपर आपको लिखना है, लिखो नहीं तो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पर आई फील दोनों साइड से पढ़ के जाओ, क्योंकि उस टाइम जो माइंड में परफेक्टली याद आए वो आप पेन डाउन कर सको। पहला है सिंपल मॉर्टगेज, सिंपल यानी बेसिक मॉर्टगेज होगा, ठीक है, जो हमने ऊपर स्पेसिफिक चीजें पढ़ी एसेंशियल्स वो उसमें कवर हो जाती है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो कोर्ट के थ्रू आप जाके सूट फाइल करके मेरा पैसा निकलवा सकते हो। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल यानी बता दो यार, सेल करने से पहले कोई नोटिस पीरियड दे देना, आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। एक है यूसुफ्रैक्चुरी मॉर्टगेज, ये नहीं पता होगा। एक है इंग्लिश मॉर्टगेज, एक है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और इक्विटेबल मॉर्टगेज। भाई मेरे को जरूरी नहीं है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मानसी को देनी है, मेरे को फटाक से लोन चाहिए, मेरे हाथ में पेपर्स थे, मतलब ये रख ले टाइटल डीड्स, ये इसमें लिखा है कि मैं ही ओनर हूँ और ये अभी तेरी, जब तक मैं तेको तेरा लोन वापस नहीं दे देती, ये आ जाता है मॉर्टगेज बाय, ये टाइप है, ठीक है। एक है एनोमैलियस मॉर्टगेज, ठीक है, इसमें आते हैं मिक्स ऑफ 2-3 मॉर्टगेजेस, ठीक है। चलो पहला देखते हैं, ये हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इन सिंपल मॉर्टगेज द मॉर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द डेट, अपने आप को उसने बाइंड कर दिया पे करने के लिए, मैंने अपने आप को बाइंड कर लिया कि मैं पैसे दे दूंगी यार, तू मेरी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे रख। अग्रीज इन द इवेंट टू फेलर टू पे द मॉर्टगेज मनी द मॉर्टगेजी शैल हैव द राइट टू कॉज द प्रॉपर्टी टू अप्लाइड फॉर एज मे बी नेसेसरी बाय मींस ऑफ डिक्री ऑफ द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने पैसे नहीं दिए, मानसी के पास राइट है, मैंने उसको अलाउ किया कि तुम मार्केट में जाओ मेरी प्रॉपर्टी बेच सकती हो, कोर्ट से ऑर्डर ले लो और मेरी प्रॉपर्टी बेच दो, ठीक है। इफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द डेट, मैंने 10 करोड़ का लोन लिया, प्रॉपर्टी तो 8 करोड़ की है, तो 2 करोड़ का क्या, कैन ब्रिंग अ पर्सनल एक्शन अगेंस्ट द मॉर्टगेजर एंड ऑब्टेन अ डिग्री इन विच लाइक एनी अदर मनी डिग्री कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉर्टगेजर। भाई मैंने 8 करोड़ की प्रॉपर्टी दी थी और 10 करोड़ का लोन लिया था, मैंने पैसे नहीं दिए, मानसी ने मेरे पे केस किया और बोला कि यार 8 करोड़ ही मिलेंगे इसकी प्रॉपर्टी से, बाकी के 2 करोड़ का क्या, कोर्ट जाएगी, 10 का दिया था, 2 करोड़ प्लस इंटरेस्ट, इस बंदी के अगेंस्ट एक्शन लो, इसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसमें से मुझे ला के दो, या फिर इससे पर्सनली कैसे भी पैसे निकलवा के दो। वो कोर्ट का ऑर्डर लाएगी, मैंने अपने आप को खुद लाइबल किया है, ये सिंपल मॉर्टगेज है कि मैंने तुमसे लोन लिया है और मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ कि जाओ, अगर मैं पैसे नहीं दूं कोर्ट जाओ, मेरे खिलाफ ऑर्डर लेके आओ, मेरी प्रॉपर्टी बेच दो, या और मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो भी बेच सकते हो। ये हो गया सिंपल मॉर्टगेज, तो ऊपर लिख दो थ्रू कोर्ट।
कई बार आपको लगता है कि सामने वाला दे देगा, अब 10 करोड़ लिया है तो 8 करोड़ की बात हुई है, ठीक है, उसने वैल्यू देखी, मार्केट वैल्यू उसकी 8 करोड़ है और 10 करोड़ का लोन ले रही है, तो उसने बाय नेचर और बाय फ्रेंडली रिलेशंस मुझे अलाउ कर दिया कि कोई नहीं, 2 करोड़ की बात है, अपन मैनेज कर लेंगे। वो बड़ा दिल था उसका, उसने मुझे अलाउ कर दिया। तो कई बार अगर उसको वो पैसा कम पड़ जाता है, या फिर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 10 करोड़ का लोन लिया, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, लेकिन इंटरेस्ट भी तो जुड़ता गया, इंटरेस्ट कहाँ से लाएगी वो, तो वो बोली मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी बेचो और मेरे को इसका पैसा दो, ठीक है। Mortgage by conditional sale. In this type of mortgage, the property is mortgaged with a condition superadded that in the event of the failure by the debtor to repay the debt as stipulated time. भाई मैंने टाइम बता दिया है कि इस टाइम तक मैं पैसा दे दूंगी. The transaction should be regarded as a sale. अच्छा, अगर पैसे नहीं दिए तो नहीं, that in case the loan is repaid at the stipulated time, the sale shall be invalid. इसका मतलब है कि मैंने आपसे लोन लिया है, ठीक है, आपने मेरे को पैसे दिए हैं और मैंने एक प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे की है, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो प्रॉपर्टी सेल हो गई है आपको। आप सोच रहे हो बाहर सेल कर देंगे, वो हमने सिंपल में पढ़ लिया, प्रॉपर्टी सेल हो गई है आपको, आपने पैसे दिए ना। परचेज सेल क्या होता है, पैसे दो प्रॉपर्टी लो, पैसे दिए थे लोन पे, क्या दिया था, मॉर्टगेज, लोन वापस नहीं किया तो प्रॉपर्टी ले लो और उसको सेल मान लो। आपने बाहर नहीं सेल की है, प्रॉपर्टी आपकी हो गई, समझो। 5 करोड़ का लोन है, ये प्रॉपर्टी है, कितने की है, 8 करोड़ की, ठीक है। मैंने लोन लिया, लोन रीपे नहीं किया, तो मान लो भाई मैंने ये टाइप है, मैंने अगर मानसी पैसे नहीं दिए ना तो समझ लेना मैंने तेरे को प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। तो 5 करोड़ नहीं आए, प्रॉपर्टी किसकी हो गई, मानसी की। कोर्ट मत जाओ, प्रॉपर्टी तुम रख लो, ठीक है। अगर टाइम पे स्पेसिफाइड टाइम पे पैसा दे दूंगी, नहीं दिया तो प्रॉपर्टी सेल। अगर मैंने स्पेसिफाइड टाइम पे प्रॉपर्टी दे दी, पैसा दे दिया, आई एम सो सॉरी, अगर मैंने जो टाइम डिसाइड किया था पूरा 5 करोड़ रिटर्न कर दिया तो सेल इनवैलिड हो जाएगी, सेल नहीं होगी प्रॉपर्टी की, ठीक है। ऊपर से अलग है, ऊपर में कोर्ट के पास आप जा रहे हो, बिकवा रहे हो और पैसा ले रहे हो, मतलब कोर्ट से सिर्फ ऑर्डर ले रहे हो कि प्रॉपर्टी बेचोगे, यहाँ प्रॉपर्टी आप, क्योंकि इसको हम बोल रहे हैं बिक गई, हमने कंडीशन लगा दी थी कि पैसा नहीं दूंगा तो प्रॉपर्टी सेल समझ लेना, ठीक है। ये टाइप है कि हमने डीड बनाई, डीड में हमने लिख दिया कि यार अपन ऐसा सिंपल मॉर्टगेज करते हैं, मैंने पैसे नहीं दिए तो तुम कोर्ट जाओगे, डिग्री ले लोगे कि इस पर्सन ने पैसे नहीं दिए और मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, तुम्हारे कम पैसे पड़ गए तो मैं तुम्हारी और प्रॉपर्टीज के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेके आऊंगा, फिर तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम पैसे नहीं दे रहे हो, और क्योंकि इसमें टाइम की बात नहीं लिखी, ठीक है, टाइम की बात नहीं लिखी, फिर भी आपने डीड में लिखी होगी कि 5 साल के लिए लोन है, 5 साल के बाद मैं 6 महीने और रुकूंगा, 1 साल और रुकूंगा, फिर मैं कोर्ट का ऑर्डर लेके आऊंगा, कोर्ट का ऑर्डर आया तो आपकी प्रॉपर्टी मेरी, मैं मतलब कोर्ट की जो मैंने करना है वो मैं कर सकती हूँ। कंडीशनल बाय सेल में हमने कोर्ट की कोई बात नहीं की है, डीड में लिख दिया कि ये सेल मान लेंगे अगर पैसे नहीं दिए तो, ठीक है। On the condition that on such payment being made, the buyer shall transfer the property to the seller. अब यहाँ पे buyer seller बन जाते हैं, मानसी बन जाती है buyer, साक्षी बन जाती है seller, कब, जब मैंने पैसे नहीं दिए। Thus, all the practical purpose, this type of mortgage is ostensible sale of the mortgage property with a condition for repurchase by the mortgager by repaying the लोन। अब ये कंडीशन है, जरूरी नहीं है, शैल वर्ड नहीं लिखा, ऐसा लिखा है कि अगर पैसे दे दिए बाद में रीपे कर दिए, सेल मान ली, 5 साल में पैसे नहीं दिए, सेल मान ली, 1 साल में दे दिए, तो मेरे पास राइट है कि मैं बोल सकती हूँ यार मैं रीपर्चेज कर लेती हूँ प्रॉपर्टी अपनी, पैसे दे दिए मैंने तेरे वापस, तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस दे दो। It may be noted that mortgagor transfers the property with following 3 conditions. If the loan is repaid, the sale becomes void. पैसे दे दिए मानसी को तो सेल
नहीं होएगी. If the loan is not repaid at the stipulated time, the sale becomes absolute and binding. When the debt has been repaid at the stipulated time, the mortgagee shall retransfer the property to the mortgager. अब जो आपने 5 साल डिसाइड किए थे उसके बाद अगर 1 साल और दे रहा हूँ, सेल हो गई है, मैं यूज कर रहा हूँ 1 साल प्रॉपर्टी, 1 साल और दे रही है मानसी मेरे को कि पे कर दी तो चल रीपरचेज कर लेना, ठीक है, उसी की है फिर प्रॉपर्टी. कौन नहीं माना? मानसी को सेल हो गई. मानसी का देखो, बहुत बच्चे सीधा समझो, मानसी को क्या मतलब इस प्रॉपर्टी से? मानसी को लोन से मतलब था. उसने 5 करोड़ का लोन दिया था, उसने ये सोच के कभी नहीं दिया था कि ये तो पे ही नहीं कर पाएगी, मेरे को प्रॉपर्टी से मतलब है. उसे लेनी होती तो वो डायरेक्ट डील करती, प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्योंकि किसी के पास ना टाइम नहीं है ऐसे डील करने का घुमा घुमा के, किसी के पास टाइम नहीं है प्रॉपर्टीज को लेके. सीधा फंडा है, मानसी को लोन से मतलब था. तुम नहीं चुका पा रहे यार लोन, तुम 5 करोड़ लोन नहीं दे पा रहे तो उसको झक मार के वो सेल लेनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी. हम ये नहीं कर रहे, इससे मानसी का नुकसान है, मानसी का तो फायदा है क्योंकि उसको प्रॉपर्टी मिल रही है, पर उसका इंटेंशन प्रॉपर्टी खरीदने का था ही नहीं, उसको चाहिए था लोन विद इंटरेस्ट. अब अगर साक्षी मान रही है कि बाद में मैं लोन दे दूंगी तो वो बोलेगा ठीक है ले जाओ प्रॉपर्टी, मुझे लोन से मतलब है, ठीक है. तो वो जो नहीं मानने वाली बात आ रही है ना आपके दिमाग में, वो इस टाइप में नहीं आएंगे फिर. अगर उनको बाद में लगे नहीं नहीं यार मैंने तो खरीद ली प्रॉपर्टी, अब मैं तुझे नहीं दूंगी, ये सारी चीजें ना कंडीशनल सेल में नहीं आती, फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होती. 5 करोड़ में तो इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा हो, मतलब 8 करोड़ से ज्यादा हो रहा होता है. बढ़ गया, और प्रॉपर्टी का रेट, प्रॉपर्टी 8 करोड़ प्रॉपर्टी 8 करोड़ की है, मानसी ने प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है. अब कंडीशनल सेल में हमने क्या मान लिया था, प्रॉपर्टी तो सेल हो गई, अब जो तुम्हारा नुकसान वो तुम जानो, उसके लिए तुम्हें एक्शन लेना है तो तुम लो, हमारी कंडीशन बाय सेल थी, ठीक है. अब आ जाओ यूसोफ्रुक्चुरी मॉर्टगेज. Where a mortgagor delivers possession or expressly or by implication bind himself to deliver the possession of the mortgage property to the mortgagee, authorize him to retain such possession until the payment of the money. इसको एग्जाम्पल से समझो पहले, वापस वही लेते हैं. ये मेरी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इधर पे 2 फ्लैट्स हैं, समझ लो 1 और 2, मुझे दोनों फ्लैट से रेंट आता है. मानसी से मैंने वापस 5 करोड़ का लोन लिया है, मैंने उसने बोल दिया तुम ये दोनों प्रॉपर्टीज रख लो, रेंट जो आएगा ले लो तुम, ठीक है. इसका रेंट भी कलेक्ट कौन कर रही है? मानसी, वो यूज कर रही है वो रेंट को, ठीक है. 5 करोड़ इसमें कवर होता है कि नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि रेंट कितना ही होता है, ठीक है. तो लोन मैं रीपे करूंगी, तब तक तुम ये रेंट लेते रहो, ठीक है. ज्यादा नहीं पे कर रहा है कोई भी किसी को, ज्यादा पैसे नहीं दे रहा, कोई नहीं करेगा ऐसे इतनी घटिया डील, ठीक है. तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं तुमको फायदा दे रही हूँ कि काम करो तो मेरी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज और ये सब मत रखो. तुम्हें दिक्कत है कि नहीं, तुम्हें हर महीने पैसे चाहिए और ये वो, तुम ये रेंट लेती रहना मेरे से, मेरे को लोन दे दो, ठीक है. मेरे को क्योंकि आज की डेट में 5 करोड़ इकट्ठे चाहिए, इसलिए. तो भी इंटरेस्ट अगर आप ऐड करते जाओ, देखो अगर रेंट कितना है आपके हिसाब से, वो भी तो डिपेंड करता है. 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है. आप इतना बड़ा लोन ले रहे हो और 10,000 वाले रेंट का दे रहे हो, तो प्रॉपर्टी भी तो दे रही हूँ मैं आपको. तो इसके लिए रेंट डिफाइंड नहीं है कि 1 लाख वाला ही देना है आपको कि 10,000 वाला ही. मैं आपको प्रॉपर्टी दे रही हूँ, पोजेशन दे रही हूँ, आपको इंटरेस्ट है आपका प्रॉपर्टी में, पैसा नहीं दिया तो ये प्रॉपर्टी बेच के पैसा ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रेंट भी दे रही हूँ. दोनों फायदे हैं आपके. ये एक हमने डील कर ली कि बहन मेरे को 5 करोड़ दे दे, मेरे यहाँ से रेंट आता है, ये तू रेंट रख ले, और प्लस पैसे नहीं दिए तो ये मॉर्टगेज वाली प्रॉपर्टी है, इसकी ओनरशिप भी तेरे पास.
वर्ड कैसे लिखा है? व्हेन द मॉर्टगेजर डिलीवर्स द पोजेशन और एक्सप्रेसली बाय इम्प्लीकेशन बाइंड्स हिमसेल्फ टू डिलीवर द पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू द mortgagee and authorize him to retain such possession until the payment of mortgage money and to receive the rents and profit accruing from the property or any part of such rent or profit and appropriate the same in lieu of interest. भाई तुम इतना इंटरेस्ट रखो कि उसमें से जो रेंट आ रहा है वो भी आपका है, तो प्रॉपर्टी का पोजेशन भी आपका, प्रॉपर्टी का रेंट या उसमें से कोई प्रॉफिट आ रहा है वो भी आपका, और इन द पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी और पार्टली इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट और पार्टली इन पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी। वो जो 5 करोड़ लिए उसका पेमेंट धीरे धीरे आप उस रेंट से लेते रहो। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड यूसोफैक्चरी मॉर्टगेज, इट इज कॉल्ड मॉर्टगेज विद पोजेशन। ठीक है, सबको समझ आया? तो 5 करोड़ पे आप उस रेंट के थ्रू करते जा रहे हो, प्लस आपने प्रॉपर्टी भी दे दी, और जब भी आपको पूरा पेमेंट खत्म करना है 5 साल में तब आप इकट्ठा देके भी खत्म कर सकते हो। इकट्ठा मतलब जो बचा कुछ अमाउंट है, रीपेमेंट करते जा रहे हैं, रीपेमेंट करते जा रहे। तभी मैंने बोला रेंट डिफाइंड नहीं है कि 1 लाख है कि 10,000। अगर 10,000 है तो क्या वो 5 साल में खत्म होगा? नहीं होगा। अल्टीमेटली 5th ईयर में मुझे उसको पूरा पे करना है, ठीक है। पर हम दे रहे हैं अगर 1 लाख का, तो हो सकता है कि हाँ आपका कवर हो जाए, हर महीने आपको लाख रुपए मिल रहा है। हमारी डील ही ऐसी थी कि हर महीने 1,00,000-2 लाख रुपए इसमें से आएंगे तो आपका लोन रीपे होता रहेगा। एग्जाम्पल अपन कवर करते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल में क्या हुआ? प्रॉपर्टी दी, मॉर्टगेज पे रखी, गिरवी पे रखी, लोन लिया, अगर पैसे नहीं दिए तो आप इसको बेच जाओ, कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ कि बेच लो। दूसरा पड़ा कंडीशनल बाय सेल, अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो ये प्रॉपर्टी आपकी, इसको सेल मान लो। यूसोफैक्चरी में अगर मैं आपको प्रॉपर्टी दे रही हूँ मॉर्टगेज में रखने के लिए, लेकिन ना मुझे इसमें से रेंट आता है, आप वो रेंट रख लो रीपेमेंट के टाइम पे, ठीक है। नहीं कुछ, हाँ वो डिडक्ट करेंगे ना, वो कम होता जाएगा, वो डिडक्ट करेंगे अमाउंट अपन, ठीक है। क्योंकि कोई भी, मैंने बोला ना, कोई ऐसी घटिया डील क्यों करेगा कि पैसे भी दे रहा है, प्रॉपर्टी भी दे रहा है, फिर 5 करोड़ और भी दे रहा है। ये हम मान लेंगे कि आपको रेंट से रीपे होता जा रहा है, ठीक है। This type of mortgage, the mortgager has to deliver the possession, again वही लिखिए, to the mortgagee. If the possession is not given, the mortgagee can sue for possession. भाई possession दो प्रॉपर्टी में, नहीं तो सूट फाइल कर सकते हैं। The mortgagee is authorized to retain the possession and receive rents until he recovers the whole debt and interest. मतलब उसके पास पोजेशन तब तक रहेगा ना जब तक आपको पूरा पैसा नहीं मिल सकता, रेंट भी आप लेते रहो क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है। द यूसोफैक्चरी मॉर्टगेजी हैज टू look only to the profit that arise of the property for releasing of his debt. There is no personal liability on the part of mortgager. अब तुम उसमें रेंट में से ही पैसा लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, मेरे पास मत आना पर्सनल लाइबिलिटी के लिए। मैंने तुम्हें पोजेशन दे दिया, मैंने तुम्हें रेंटेड प्रॉपर्टीज दे दी, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स है। द एंटायर मॉर्टगेज मनी इज टू बी पेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ लैंड, where only part of mortgage money is principal and interest amount is to be paid from the profit of land. दोनों बातें कि जो रेंट का, जो लोन का इंटरेस्ट है वो आप रेंट मान लो या लोन अमाउंट को मान लो या पूरे अमाउंट को, दोनों मिला के। देखो जैसे कि 5 करोड़ का लोन लिया है, हमने पहले ही समझा था कि आपको ये रीपेमेंट होता रहेगा, तो बचा कुछ अमाउंट से हम डिडक्ट करेंगे। जैसे लास्ट में 1 करोड़ बचा है तो हमने देख लिया 4 करोड़ तो आपको इस रेंट से आ गए, ये 1 करोड़ इंटरेस्ट है, ये अब आप उससे ले लो, 5 साल खत्म, लोन रीपे हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं दिया तो इसमें से और 1 साल के लिए रेंट आएगा, भाई तू उसमें से ले ले, ठीक है। अब 5 करोड़ है, 5 करोड़ में इसने मुझे बोला 10% इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो 10% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप इससे ले लो, बाकी मैं रीपे करता रह रहा हूं, ठीक है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी डिलीवर्ड टू द मॉर्टगेजी, देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑन द पे टू द मॉर्टगेजर टू पे, उसकी अभी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। द मॉर्टगेजी इज एंटाइटल्ड टू रेंट एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और both, or the mortgagee however is not entitled to foreclosure, the mortgagee or sue for
सेल, इसमें सूट नहीं कर सकते आप मेरे ऊपर, आप इसमें अपना पोजेशन दिखा नहीं सकते। मॉर्गेजी की बात हो रही है, यानी मानसी की। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो कोर्ट के पास जाके सूट सेल वेल मत करवाओ, रेंट से लेते रहो अपना पैसा, क्योंकि मैंने आपको इतनी सारी चीजें दे दी। तो ये हमारी डीड में लिखा होगा, ये लॉ में नहीं, हमने ये एक टाइप है, हमने लॉ में ऐसी वाली बनाई है, ठीक है। एक आ जाता है इंग्लिश मॉर्टगेज, जो सिंपल और कंडीशनल पढ़ा है ना, उसका मिक्स होता है ये, ठीक है। तो सिंपल मॉर्टगेज में क्या पढ़ा था, और कंडीशनल सेल में खुद ही मान लो कि सेल हो जाएगी, ठीक है। द मॉर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मनी और सर्टेन ऑन अ सर्टेन डे, इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ पर्सनल अंडरटेकिंग टू पे द मनी। ये सिंपल में ही पढ़ा था हमने, सिंपल मॉर्टगेज में कि आपने लोन लिया और एक टाइम पे आप उसको पे कर दोगे। द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली ट्रांसफर टू द मॉर्टगेजी, अगर पे नहीं किया तो absolute transfer हो जाएगा। Such absolute transfer is subject to the proviso that the mortgagee will reconvey the property to the mortgager upon the payment by him and by of the mortgagee money on the fixed day। अभी क्या हुआ, इंग्लिश मॉर्टगेज क्या होता है कि साक्षी ने 5 करोड़ का लोन लिया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, जैसे ये पे हो जाएगा प्रॉपर्टी वापस दे देना। पे भी करती जा रही हूँ और प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर करती। कंडीशनल बाय सेल में यही है, उसके बाइंडिंग और एब्सोल्यूट ओनरशिप आपके पास, पोजेशन चला जाता है। तो 5 करोड़ के लिए ये प्रॉपर्टी आपके पास चली गई। सिंपल मॉर्टगेज कुछ नहीं, फिक्स टाइम के लिए अपन ले लेते हैं, जैसे ही वो फिक्स डे आएगा उस दिन मैंने आपको पैसे दे देना है, आप मेरी प्रॉपर्टी वापस मुझे दे देना, ठीक है। वहां लिख लो सिंपल प्लस कंडीशनल सेल। 5 करोड़ का लोन लिया है, अब देखो सिंपल में क्या पड़ा था, कोर्ट के पास चले जाना, कंडीशनल सेल में पड़ा था प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो हमने उसमें पढ़ा है कि कुछ नहीं, सिंपल में पहली लाइन थी कि कुछ नहीं, आपने एक लोन लिया है, उसे रीपे करने के लिए आपने एक प्रॉपर्टी गिरवी पे रखी है, और अगर वो पे नहीं होता है तो आप कोर्ट चले जाना। जब इंग्लिश मॉर्टगेज में आ रहे हो तो कोर्ट वाली बात नहीं आ रही है, इसमें आ रहा है कि आपने कुछ पैसा लिया है जिसमें आपने एक प्रॉपर्टी गिरवी पे रखी है, और वो प्रॉपर्टी आप एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर रहे हो, जो कंडीशनल सेल में लिखा था आपने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली पहले ही, और जैसे ही रीपे हुआ प्रॉपर्टी रीगेन कर ली, ठीक है, पहले ट्रांसफर। सच एब्सोल्यूट ट्रांसफर सब्जेक्ट टू द प्रोवाइजो दैट द मॉर्टगेजी विल रीकन्वे द प्रॉपर्टी, रिकन्वेंस पढ़ा हमने वर्ड, तो रिकन्वेंस कर देगा टू द मॉर्टगेजर अपॉन द पेमेंट बाय हिम ऑफ द मॉर्टगेज मनी ऑन द फिक्स्ड डे, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिंग्विश बाय इंग्लिश मॉर्टगेजी, और इसमें से रीड करना कर लो, नहीं तो मैं सारे डिफरेंसेस देने वाली हूँ, सिंपल इंग्लिश और इन सबके डिफरेंसेस क्या है। अब आ जाता है मॉर्टगेज बाय टाइटल ऑफ डीड्स। टाइटल डीड्स जो मैंने बताया कि भाई मेरे को अभी अर्जेंट में लोन चाहिए, मैं प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे है ये टाइटल डीड्स, मेरे पास पेपर्स रखे हैं, इसमें नाम लिखा है कि मैं ओनर हूँ, ये डीड्स तुम अब रख लो, ठीक है, ये डीड्स तुम रख लो और मैं को पैसा दे दो। देखो दिस टाइप ऑफ मॉर्टगेज इज कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्टगेज, इसको क्या बोलते हैं, इक्विटेबल मॉर्टगेज। इन दिस ट्रांजेक्शन अ पर्सन डिलीवर्स टू द क्रेडिटर or his agent documents of title of his immovable property with an intention to create a security and obtain a loan। तो कुछ नहीं, आपने इसमें क्या कर दिया, टाइटल डीड ही ट्रांसफर कर दी। द रिक्विजिट्स ऑफ सच मॉर्टगेज क्या है, रिक्विजिट बेसिक क्या है, एक डेट होना चाहिए, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होना चाहिए, एंड इंटेंशन ऑफ दैट डीड शैल बी सिक्योरिटी फॉर दैट। जब आप बैंक में जाते हो तो आप यही करते हो, टाइटल डीड्स दे के आ जाते हो, ठीक है। In order that valid mortgage on a immovable property should be effected, it must be in writing, attested by 2 witness, and the document must be registered। जब आप mortgage कराते हो तब आपको ये सब कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, 2 विटनेस के सिग्नेचर्स होने चाहिए। बट इन केस ऑफ मॉर्टगेज बट डिपॉजिट ऑफ टाइटल, इट इज नीड नॉट to be registered, an oral agreement between the person and the creditor followed by the delivery of documents of title deeds of property is enough। generally mortgage कराते टाइम आपको registration कराना है, 2 witness के साइन कराना है। जब आप mortgage by title deeds कराते हो, oral agreement कर लो, deeds transfer कर दो, आपका agreement valid हो जाएगा और ये contract आपका हो जाएगा और आपने लोन ले लेना। और इस चीज को हम इनफ मानते हैं क्योंकि आपने डीड्स ट्रांसफर कर दी किसी को, कोई अपने पेपर्स ऐसे किसी को नहीं देता है।
The creditor will have the possession of the documents and he will advance the money at the stipulated rate of interest. उसने क्या किया, टाइटल डीड्स ले ली और लोन दे दिया और बोल दिया इतने टाइम में पे कर देना, ये इंटरेस्ट लगेगा. In the case of mortgagor does not repay the loan, अब क्या होगा भाई, उसने पैसे नहीं दिए. The creditor on the basis of having the title deeds in his possession can sue the debtor to recover the money. उसके पास पेपर्स रखे, वो जाके सूट फाइल कर सकता है, इसने मुझसे पैसे ली थी, देखिए अपने ओनरशिप के पेपर्स मेरे पास रखे हैं, इसके टाइटल डीड्स के, अब इससे आप पैसे निकलवा के मुझे दीजिए. दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू एक्सपीडियंसी, यानी जब जल्दी लोन चाहिए होता है तब आप ये टाइप यूज कर सकते हो. मेनी पर्सन स्पेसिफिकली द बिजनेस पीपल में नीड मनी अर्जेंटली एंड दे कैन नॉट वेट टिल अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इज रिटन, साइंड, अटेस्टेड देन रजिस्टर्ड. भाई आज की आज में बिजनेस में पैसा लगाना है, टाइटल डीड्स लो और पैसा दे दो. अभी हमारे पास टाइम नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने का, विटनेस के साइन कराने का, रिटन डॉक्यूमेंट बनवाने का, खुद तो बनाते नहीं है वो लोग. इस चीज के लिए भी उनको कोई पर्सन हायर करना पड़ेगा जो ड्राफ्ट करके देगा, उनके पास टाइम नहीं है. So they will simply approach the creditor, hand over the title deeds of their property and borrow money. This avoids delay and other formalities for effecting a valid mortgage. ठीक है, बाकी सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के लिए दी हुई हैं. क्या हो गया, मॉर्टगेज बाय टाइटल डीड्स में डेट होना चाहिए, टाइटल डीड्स होने चाहिए और सिक्योरिटी के लिए. अब इसमें आपने कुछ नहीं करना है, टाइटल डीड्स देनी है और पैसे ले लेने हैं. इसको आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, ओरल अग्रीमेंट भी इनफ होता है. ठीक है, अब आ जाता है एनामोलियस मॉर्टगेज. इसमें क्या है, जो कुछ भी नहीं है, which is not a simple mortgage, mortgage by conditional sale, usufructuary, an English mortgage or a mortgage by deposit of title is within the meaning of this section can be an anomalous mortgage. जो बाकी सब में नहीं आया वो इसमें आ जाएगा. क्या आ जाएगा, it is a combination of various other mortgages. जितने हमने पढ़े उन सबका कॉम्बिनेशन आ जाएगा ये. फॉर एग्जाम्पल यूसोफिक्चरी मॉर्टगेज, क्या पढ़ा था यूसोफिक्चरी मॉर्टगेज में, रेंट से पैसा आप ले लेना. ठीक है, मे बी क्रिएटेड एंड मॉर्टगेज शैल हैव द राइट टू सेल. तो ये मिक्स हो गया, कंडीशनल सेल और रेंट भी ले लो, पैसे नहीं दूंगा तो प्रॉपर्टी बेच देना. ठीक है, you have already noticed that in the usufructuary mortgage only possession is given to the mortgagee, there is no right to sale. But in an anomalous mortgage the right of sale with the possession of the property may be given. आप अपनी deeds में decide करो आपको क्या क्या देना है. ठीक है, you have also sent the that in case usufructuary mortgage there is no personal liability on the part of mortgager, but if the mortgager assumes personal liability to pay the mortgage money it will be an anomalous mortgage. भाई जब एक साथ दो चार चीजें हो जाएंगी तो उसको आप इस वाले मॉर्टगेज में कवर कर सकते हो. हमने एक जगह पढ़ा है पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती यूसुफैक्चरी में क्योंकि आपको रेंट वगैरह मिल रहा है. हमने अगर पर्सनल लाइबिलिटी भी डाल दी, रेंट भी डाल दिया, सेल भी कर सकते हो, तो ये सब कहाँ आ जाएंगे, एनामोलिस में. ठीक है, इसमें दो टाइप है, सब मॉर्टगेज और सब मॉर्टगेज समझ आया था मैंने, और mortgage where the mortgagee transfers by mortgage his interest in the mortgage property or creates. mortgagee कौन, अब देखो मानसी को मैंने एक प्रॉपर्टी थी, मानसी ने उस प्रॉपर्टी को और आगे mortgage कर दिया. हाँ, तो क्या किया, mortgagee ने किया ये सब. ठीक है, जब मैं कर रही हूँ मैं क्या हूँ, mortgager. मैं अपनी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, 5 करोड़ मानसी से लिए, 5 करोड़ किसी और से लिए, इसको भी मॉर्टगेज पे रखा, उसको बोलते हैं प्यूसिन मॉर्टगेज, सेकेंड टाइम मॉर्टगेज, दो जगह मॉर्टगेज. उसमें भी दो जगह हो रहा है लेकिन मैंने भी रखी है, मानसी ने भी रखी है. वही देखो एग्जाम्पल बहुत मजेदार पढ़ते हैं. साक्षी है, मानसी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है. ठीक है, लोन दे दो 5 करोड़ का, मानसी बोले ले लो, मॉर्टगेज पे ले लो प्रॉपर्टी, मेरी दे दी. कौन सा टाइप दिया, कोई भी टाइप, हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, अंशिका आई, मानसी गई अंशिका के पास, लोन दे दो, तो उसने बोला ठीक है सिक्योरिटी क्या रखोगी, अरे मेरे पास एक मॉर्टगेज प्रॉपर्टी रखी है साक्षी की, वो ले लो. तो यहाँ पे मॉर्टगेज ही चला गया. ये क्या हो गया, सब मॉर्टगेज.
ठीक है, दिशा आ गई, मैंने दिशा को बोला 5 करोड़ का लोन दे दो, उसने बोला अरे मेरे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक 5 करोड़ का मानसी को दिया है, बाकी की आप ले लो। मानसी से पूछ लिया, मानसी जो आपको मॉर्गेज पे रखी है वो एक और बार मॉर्गेज पे रख रही हो, बाकी के 5 करोड़ का ही लोन है। मानसी बोली ओके, तो यहाँ पे भी मॉर्गेज हो गई। ये हो गया प्यूसन। गेजर ने एक और बार बच्चे 5 करोड़ का एक जगह से लोन लिया है, एक और लोन चाहिए। मानसी के पास पैसे नहीं है, किसी और से लेने गई हूँ, वो है दिशा, दिशा 5 करोड़ दे दो। प्रॉपर्टी तो सिक्योरिटी कराओ, एक रखी है प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी आपको भी सिक्योरिटी पे रखवा दी। ठीक है, नहीं आया? एक ही प्रॉपर्टी, ये एक्चुअली मिक्स हो गया है, पहले हम पढ़ते हैं समझ आ जाएगा। देखो सब मॉर्गेज, देखो व्हेन द मॉर्गेजी ट्रांसफर्स बाय द मॉर्गेज हिज इंटरेस्ट इन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मॉर्गेजी ट्रांसफर्स हिज इंटरेस्ट in the mortgage property, creates a mortgage of a mortgage, the transaction is known as submortgage. Example, where A mortgages his house to B of for rupees 10,000, B mortgage his mortgagee right to C 8,000, B creates submortgage. जब मैंने मानसी से लोन लिया था, मानसी ने जाके किसी और से लोन लिया और मेरी ही प्रॉपर्टी जिसमें उसको राइट है, उसने वही राइट उसको दे दिया, तेरे को पैसे नहीं मिले ना, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी रखी है उसमें से ले लेना, क्योंकि मुझे उसमें से पैसे मिलने वाले हैं। तो मानसी को पता है मेरे को 5 करोड़ तो कहीं ना कहीं से आएंगे, तो मैं इसको पे कर दूंगी। अगर मैं नहीं, अगर उसने मुझे नहीं दिए पैसे, तो मानसी उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी से पैसे निकाल सकती है और अंशिका भी उस प्रॉपर्टी से निकाल सकती है। क्यों? क्योंकि साक्षी ने भी पैसे नहीं दिए और मानसी ने भी नहीं दिए, तो एक ही प्रॉपर्टी से मानसी का रोल कट जाएगा, मानसी को कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। फिर से बना, अरे यार इसको यहां बनाती हूँ, ठीक है, यहां नहीं बना के। मानसी ने लोन लिया है 4 करोड़ का, ठीक है। अब अंशिका को मानसी ने 4 करोड़ नहीं दिए, तो अंशिका कहां से लेगी? ये वाली मेरी वाली प्रॉपर्टी से। देखो मानसी ने क्यों लिया, मानसी ने सोचा साक्षी 5 करोड़ देगी, मैं आगे 4 करोड़ और लाती हूँ, ठीक है। अब मानसी को पैसे की जरूरत थी, 5 करोड़ उसने मुझे दे दिया और खुद जाके 4 करोड़ आगे और लोन ले लिया। तो इसने अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे ना रख के, इसको पता था 5 करोड़ तो आएंगे, उसमें से 4 करोड़ दे सकती हूँ ना, वो ना दे के उसने बोला कि मेरे पास एक राइट रखा है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, अगर मुझे 5 करोड़ नहीं मिले तो मैं वो प्रॉपर्टी बेच के तेको पैसे दे सकती हूँ, तो मैं डायरेक्टली तेको वो राइट देती हूँ कि मैं तुझसे लोन ले रही, तो डायरेक्टली वो राइट ले ले। क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा, उसके हाथ में कुछ तो आना चाहिए ना, कि एक और मॉर्गेज डीड बननी चाहिए ना, तो सब मॉर्गेज डीड बना देंगे अपन, ठीक है। कि अगर मेरे को 5 करोड़ नहीं मिले तो तेको भी 4 करोड़ नहीं मिलेंगे, तो मेरे को नहीं चाहिए, मैंने तो मेरे को तो 1 ही करोड़ चाहिए, तो मैं 1 करोड़ इसमें से निकाल लूंगी, तू 4 करोड़ इसमें से निकाल लेना, ठीक है। अब अगर मेरे को और लोन चाहिए, ये एरो उस साइड है, हाँ ये साइड, मेरे को और लोन चाहिए, समझो 6 करोड़ का। अब मेरे मानसी के पास नहीं है, मेरे को बैंक नहीं जाना, मैंने दिशा से बोल दिया कि मुझे 6 करोड़ का लोन दे दो। इसने बोला प्रॉपर्टी, मेरे पास एक प्रॉपर्टी रखी है वही तुम ले लो मॉर्गेज, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो ज्यादा रेट की है ना, तो मैं 2 जगह रख सकती हूँ प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे, इसमें से ये 5 करोड़ ये भी निकलवा पाएगी, ये 6 करोड़ ये भी निकलवा पाएगी, ठीक है। तो मैंने इसके साथ भी एक डीड कर ली, ये प्यूसन हो गई। और ये जो हुआ, ये मानसी ने जो किया वो सब मॉर्गेज, कि अपना ही मॉर्गेज राइट आपने किसी और को दिया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं राइट्स ऑफ मॉर्गेजर। मॉर्गेजर कौन? मैं। रिडीम कर सकती हूँ प्रॉपर्टी जब करनी होगी, ठीक है। राइट अगेंस्ट क्लॉग ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, जो मेरे पास, जो मैंने पोजेशन किसी को दिया था, जब मैंने पे कर दिया तो मैं वो पोजेशन भी आपसे वापस ले सकती हूँ। बेसिकली क्लॉग मतलब मैं उस राइट को प्रिवेंट कर सकती हूँ अभी, ठीक है। पहला है राइट टू रिडेम्पशन, मैं प्रॉपर्टी वापस ले सकती हूँ, फिर मैं अपना राइट प्रिवेंट भी कर सकती हूँ कि यार कहीं ना कहीं इसमें मेरा राइट है, मैंने पूरे पैसे नहीं दिए लेकिन थोड़े तो दिए हैं, ठीक है। फिर राइट ऑफ पार्शियल रिडेम्पशन, ठीक है, पूरा नहीं तो थोड़ा तो दे दो, आधी प्रॉपर्टी, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 5 करोड़ का लोन लिया, तो 5 करोड़ का तुम्हारे पास है ना, पार्शियल रिडेम्पशन तो मेरे पास आएगा,
तुम अपना 5 करोड़ लो, बाकी प्रॉपर्टी तो मेरी है, उसके पास वापस आ सकती है। ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्टगेजर, इम्प्लाइड यानी एक्शन से हो जाता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। द पार्टीज आर फ्री टू एंटर इन एनी टर्म्स दे लाइक, उनको जो लिखना है वो लिख सकते हैं मॉर्टगेज वाले में। वेयर हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कंटेन ऑल टर्म्स, in the absence of contract to quantity the mortgager shall deem to have the contracted with the mortgagee। मतलब अगर आपने कोई बेसिक कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की पर कुछ नहीं, तो ये तो हम मानेंगे ही आपने गिरवी पे रखा है। तो पहली बार मॉर्टगेजर इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट, अगर आप मॉर्टगेज पे कर रहे हो तो आपने एक इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है। मॉर्टगेजर विल असिस्ट द मॉर्टगेजी टू एंजॉय द क्वाइट पोजेशन, मॉर्टगेजर बताएगा कि लोन ले रहा हूं इतना ही काम कर सकते हो, लीज जैसे मत समझना कि कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। मॉर्टगेजर विल पे पब्लिक चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कौन भरेगा? मॉर्टगेजर। मैंने सिर्फ तुम्हें इंटरेस्ट दिया है इसमें और तुम कुछ काम नहीं करोगे, जो भी पब्लिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर का कोई होगा या लैंड टैक्स, ये सब मैं भरूंगी क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी मैंने सिर्फ गिरवी पे रखी है, मानसी उसमें कुछ नहीं करेगी। Mortgager covenants as to payment of rent due on lease where the mortgaged property is leased, मतलब कि रेंट प्रॉमिस, कवेनेंट यानी प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितना भी रेंट ड्यू है वो सब मैं भरूंगी। ठीक है। लीज वाली प्रॉपर्टी भी आप मॉर्टगेज पे रख सकते हो ना, मैंने पहले लीज पे ली थी, मैं उसको रेंट पे देती थी, उसको रेंट देती थी लेसर को, अब मैंने वही प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे रखी तो मैं अपना रेंट मैं पे करूंगी, मानसी नहीं पे करेगी वहां पे रेंट। एक प्रॉपर्टी लीज पे ली है, लीज प्रॉपर्टी है ये, ए ने ली है। ठीक है। लीज पे लिए, अब लीज में आपको क्या मिलता है? पोजेशन मिलता है प्रॉपर्टी का, पोजेशन मिलता है। अब आपको और लोन चाहिए, प्रॉपर्टी तो आप लीज पे ले लिया, आप इसका रेंट भरते हो, इसके लिए लोन चाहिए, तो लोन लेने गए तो बोला एक लीज पे प्रॉपर्टी है 5 साल के लिए, वो मॉर्टगेज पे रख लो, तो इसको मैंने मॉर्टगेज पे रख लिया। जब मैंने इसको मॉर्टगेज पे रखा तो जो मॉर्टगेजी है, जिसने प्रॉपर्टी ली है, वो थोड़ी इसके रेंट भरेगा, रेंट मैं भरूंगी। अभी आया? जब ये रेंट कौन भरेगा इसके? ए, नाम दूं पहले? ओके चलो, मैंने ली है लीज पे प्रॉपर्टी, मेरे को और लोन चाहिए, पहले मैंने लीज पे प्रॉपर्टी ली और बोला 5 लाख पर मंथ मैं आपको रेंट दूंगी, लीज पे ले ली। ठीक है। अब परमानेंट लीज है, 10 इयर्स की लीज है, 5 इयर्स की लीज है, कितने की भी लीज है, मुझे लोन चाहिए। अब तो मैं गई बैंक गई, बैंक को मैंने बोला सर मेरे पास एक लीज पे प्रॉपर्टी है, आप वो मॉर्टगेज पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी है, मैं उसका रेंट बकायदा भरती हूँ, मेरा अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है, मैंने सब पेपर्स के साथ प्रूफ कर दिया। बैंक ने बोला ठीक है, लीज प्रॉपर्टी किसकी हो गई? बैंक की, फॉर मॉर्टगेज। ठीक है। अब जो ये रेंट भरना है वो मैं भरूंगी। ठीक है। ये इम्प्लाइड है, ये बैंक वाला नहीं भरेगा, उसमें इंटरेस्ट आ गया है प्रॉपर्टी में। ठीक है। Mortgager covenants to pay the interest and principal on prior encumbrances where the mortgage is a second and subsequent encumbrances on the property। उसमें जो भी आपने लोन लिया है, ठीक है, वो आपको प्रॉमिस करता हूं मैं कि आपको पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट मैं आपको करूंगा। जो बेचने की बात है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की वो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भरो। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये कभी नहीं है कि पैसे नहीं दूंगा और प्रॉपर्टी बेचो, कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है कि पैसे दूंगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब पे करूंगा, और नहीं किया तो आप मॉर्टगेज को सेल करने की बात करना। ठीक है। फिर आते हैं चार्जेस, चार्जेस हम कल पढ़ते हैं। ठीक है। बहुत सारा हो गया, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, नहीं तो तुम लोग सब एक बार हम ये देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है। हम कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़, पहले हमने पढ़ा लीज और लाइसेंस। ठीक है। फिर लीज और लाइसेंस का डिफरेंस देखा। ठीक है। अब उसका जो वैसा वाला टैबुलर फॉर्म है वो मैं भेज दूंगी। लीज में आपने इंटरेस्ट देना है, राइट टू एंजॉयमेंट देना है, लाइसेंस में आपने एक परमिशन देनी। ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसके एसेंशियल्स पढ़े, कुछ फॉर्मेलिटीज पढ़ी थी लीज की, कि ईयर टू ईयर होता है, विल होता है और सफरेंस। ठीक है। सफरेंस में आपको कंसेंट नहीं होती, विल में आपको कंसेंट होती है, आगे रह सकते हो, और टेनेंसी में मान लेते हैं कि आगे कंटिन्यू हो ही रहा है एटलीस्ट। फिर डिटर्मिनेशन खत्म कब होती है? जब टाइम खत्म हो गया, स्पेशल इवेंट हो गया, मर्जर हो गया, या फिर सरेंडर या फोरफीचर। फिर ड्यूटीज और राइट्स आपने खुद रीड करने। एक्शनेबल क्लेम कुछ ऐसे
क्लेम्स हैं जिसपे जो सिक्योर्ड नहीं है, जो अनसिक्योर्ड है, जैसे रेंट, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी और पार्टनरशिप का कोई अकाउंट। उसके बाद नॉन एक्शन के बारे में डिबेंचर्स और कॉपीराइट उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। फिर आ जाता है मॉर्गेज। मॉर्गेज के एसेंशियल्स है इंटरेस्ट दे दो, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये बेसिकली लोन सिक्योर करने के लिए हम करते हैं मॉर्गेज। उसके बाद काइंड्स में हमने पढ़ा एक सिंपल मॉर्गेज, थ्रू कोर्ट आप जाके डिग्री ले आओ और प्रॉपर्टी बेच दो। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, पैसे नहीं दिए तो सेल मान लेंगे। यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज यानी रेंट भी ले लो, पोजेशन भी ले लो, मेरी कोई पर्सनल लाइबिलिटी इसमें नहीं है। इंग्लिश मॉर्गेज यानी सिंपल और कंडीशनल का मर्ज। फिर मॉर्गेज बाय टाइटल डीड, भाई मेरी टाइटल डीड्स रख लो और मेरे को जल्दी से पैसा दे दो, मैं अगर पैसे नहीं दूं कोर्ट में ले जाना और मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर देना टू रिकवर द लोन मनी। अनॉमलियस मॉर्गेज, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मॉर्गेज, सबका कॉम्बिनेशन, जो ये सब नहीं है वो अनॉमलियस, इन सबका कॉम्बिनेशन हो जाता है अनॉमलियस। पढ़े हमने बहुत छोटे, और फिर आ जाता है चार्ज, वो हम कल देखेंगे। पढ़े हमने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस थोड़ा ज्यादा ज्यादा इन्होंने लिख के दिया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए। हमें इतना ज्यादा लिखने नहीं, 3 मार्क्स में पूछ रहे हैं वो।